जैसे ही आपका ब्रेन या आपका माइंड या आपके थॉट जो डिप्रेसिंग है, इमीडिएटली वह वेगस नर्व के द्वारा आपकी आंतों को पता चला जाता है और आपकी आंतें भी स्लो हो जाती हैं। स्लो होते ही आपको फ्लैचुलेंस, ब्लोटिंग, गैस, एसिडिटी बनना शुरू कर देते हैं। और अगर आप एग्रेसिव रहेंगे तो याद रखिएगा आपकी आंतें भी एग्रेसिव होकर आपको लूज मोशन लगा देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाय द वे दूध का कैल्शियम आपको कैल्शियम दे या ना दे, लेकिन आपकी हड्डियों का कैल्शियम 1 घंटे के बाद कम हो जाता है। दूध से बनने वाली चाय और कॉफी भी छोड़नी है? मैं कह रहा हूँ मिल्क प्रोडक्ट इज नॉट मेंट फॉर यू। इट इज वन ऑफ द रीजंस के बहुत सारे एथलीट पूरे वर्ल्ड में दूध को छोड़ रहे हैं बिकॉज उनकी हड्डियां कमजोर हो रही हैं। तो आई लेफ्ट शुगर, और तीसरी चीज है देसी जो गुड़ शक्कर वो भी नहीं। देखो रचना, साफ सी बात है, जितना आपकी बॉडी को चाहिए वो आपके खाने से बना लेगा। और जो तुम्हें चिंता क्यों करनी है? जो मीठे की क्रेविंग होगी वो। यस अगर आपका मूड खराब होने लगा है, आपको नींद नहीं आ रही, ओवर थिंकिंग चल रही है, आप किसी भी बात को घंटों तक एक ही बात पर अटके रहते हैं, आपको ओसीडी हो रहा है, यानी कि आप बार बार हाथ धो रहे हैं तो घंटों तक धो रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, आपने किसी को खाते हुए देख लिया तो मुझे भी भूख लग रही है, ठीक है ना, शाम का समय हो गया, चलो समोसे खाने का टाइम हो गया। उसके अलावा अगर आप डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, आपको एंजाइटी रहती है बिना मतलब बॉडी में पैनिक अटैक आ रही है, अगर आपको एक तरह से मैं कहूँ समझाने की कोशिश करूँ कि ऑटो इम्यून डिजीज ना हो गई हो। ऑटो इम्यून का मतलब है जब आपकी इम्यूनिटी आपकी बॉडी को मारने लगे। जी भारत के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं रचना बंसल और हमारे साथ स्टूडियो में आज बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ में डॉक्टर राम वर्मा मौजूद हैं जो कि एनएलपी एंड वेलनेस कोच के तौर पर देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी पहचान बना चुके हैं। अक्सर आपकी वीडियोस सामने आते रहते हैं, कहते हैं ना कि सेहत अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है। आजकल लोगों की सेहत ही अच्छी नहीं है, उसके अलावा सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो बहुत से सवाल हैं आज आपके लिए। सबसे पहले अगर मैं पूरे शरीर की बात करूं, पेट का ठीक रहना कितना जरूरी है और अगर पेट ठीक नहीं है तो कैसे इफेक्ट करता है बाकी बॉडी को? देखिए, सिर्फ बॉडी को इफेक्ट नहीं करता है, पेट की जब हम बात करते हैं तो एक वर्ड आता है कि ये मेरी गट इंस्टिंक्ट या गट फीलिंग थी कि मैंने ये काम किया या मैं फेल हुआ या मैं सक्सेसफुल हुआ। तो याद रखिएगा इवन आपका जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जो आपके इवन डिसीजन है, वो भी आपके गट से ही आते हैं। पेट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि पेट तो एक स्टमक तो एक थैली की तरह है। जब हम पूरे पाचन तंत्र की बात करते हैं तो इसको हम गट कहते हैं। इसका ठीक रहना बेहद ज़रूरी है क्योंकि यहीं पर आपकी 60% इम्यूनिटी यानी कि प्रतिरोधात्मक शक्ति आपकी आंतों पर है। यहीं पर जितना भी आपके ब्रेन को जो केमिकल्स चाहिए चलने के लिए वो सब आपके पेट में बनते हैं। अगर वो नहीं बन रहे हैं तो आपका ब्रेन डीजनरेट होना शुरू हो जाएगा। आपका हैप्पीनेस केमिकल जिसको आप सीरोटोनिन कहते हैं वो आपके पेट में 95% बनता है। हमारे रिश्तों को बचाने वाला जो केमिकल है जो अब सिर्फ 4% लोगों में रह गया, क्योंकि एक बैक्टीरिया जो पेट के अंदर होता है, गट के अंदर होता है, उसका नाम है लैक्टोबैसिलस रोटेरी। वह सिर्फ 4% लोगों के पास रह चुका है क्योंकि हम अपने खाने को गलत कर चुके हैं। यही कारण है, एक किताब के अनुसार जिसका नाम है द सुपर गट, उसका पेज अगर 135 या 136 पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि जो हमारे पास रिश्तों को या प्यार का जो केमिकल होता है जिसको हम ऑक्सीटोसिन कहते हैं वो ख़त्म होता जा रहा है। एंड इट इज़ वन ऑफ द रीजन्स दैट द ब्रेकअप्स आर एट द राइज। तो आपका हर चीज़ के लिए गट का यानी कि पाचन तंत्र का ठीक रहना जरूरी है क्योंकि यहीं पर सब विटामिन बनते हैं, यहीं पर आपके सारे केमिकल्स बनते हैं। अगर आपका इवन थायराइड भी बिल्कुल नॉर्मल है, फिर भी कई बार लेडीज़ ये कहेंगे कि मेरा थायराइड बिल्कुल नॉर्मल है, डॉक्टर ने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मेरा अनएक्सप्लेन्ड वे में वेट गेन हो रहा है। पता है उसका रीज़न क्या है? अगर आपका गट ठीक नहीं है यानी कि आपका पाचन तंत्र अगर खराब है, वहाँ पर प्रॉपर बैक्टीरिया नहीं है जो होने चाहिए फ्रेंडली, तो आपका हार्मोन का जो जो थायराइड का हार्मोन है वो आपके सिस्टम में जाएगा ही नहीं। तो इट इज़ द बेस्ट एनवायरनमेंट। जो बातें आप बता रहे हैं मतलब ये मैंने पहले नहीं सुनी। पेट तो अलग चीज हो गई ना, ब्रेन अलग चीज हो गया। आप कह रहे हैं कि आपने पेट से हार्मोन्स को भी जोड़ लिया, मूड को भी जोड़ दिया, यहाँ तक कि आपने रिलेशनशिप को भी जोड़ दिया, बीमारियों को भी जोड़ दिया। इसे थोड़ा सा डिफाइन कीजिए। देखिए, सिंपल सी बात है, जब हम गट की बात करते हैं ना रचना जी, हाँ जी, तो पहले तो एक चीज़ समझिएगा कि जब बच्चा माँ के गर्भ में कंसीव होता है, जन्म लेता है, तो कुछ दिन के बाद जब उसके ब्रेन की सेल जो बनती है ना, वो जैसे ही वो बढ़ना शुरू होती है तो वो 2 भागों में डिवाइड होती है। एक पार्ट उस सेल का ब्रेन बनता है जो हेड ब्रेन कहते हैं, जिसको हम CNS कहते हैं, और दूसरा पार्ट आपका गट बनता है जिसको आप पाचन तंत्र कहते हैं। और इन दोनों को जोड़ती है हमारी वेगस नर्व जिसे गॉड इन बॉडी कहा जाता है। इतना ही नहीं, अगर मैं ये कहूँ कि बहुत सारे लोगों की आत्महत्या के विचारों का कारण भी हमारा गट है। वहाँ पर एक बैक्टीरिया जिसका नाम है टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई, अगर वो एक्टिव हो जाता है
तो उन लोगों में जिनमें ये एक्टिव पाया गया है वो काम करने लगते हैं जो उनकी जान के लिए, उनकी लाइफ के लिए बड़े ख़तरनाक होते हैं। एडवेंचरस ड्राइव करना शुरू कर देते हैं, कोई ऐसी कूद लगा देते हैं, बिना मतलब रील बनाने के चक्कर में लोग कूद जाते हैं ऊपर से। जब उनके पेट को खोला गया तो पाया गया है कि हम उनके जो गट बैक्टीरिया थे जो पॉजिटिव वाले होने चाहिए थे वो कम हो गए, और बैड बैक्टीरिया जिसका नाम टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई है, कभी टाइप करके देखेगा, दैट वाज एक्टिव। यानी कि हमारे जितने भी डिसीजंस हैं वो माइंड से ज़्यादा आपका गट लेता है, वो क्रिएट करता है फीलिंग। इसीलिए कई बार आप देखेंगे कि आपको स्ट्रेस होती है तो बटरफ्लाई शुरू हो जाती है आपका, ठीक है ना, मूड खराब हुआ, खुश होते हैं तो भी बटरफ्लाईज आते हैं। एग्जैक्टली। तो दोनों फीलिंग आपका गट दे रहा है, क्योंकि गट जो है ब्रेन ही है, ब्रेन का पार्ट नहीं है, ये ब्रेन ही है। यानी अगर मैं आम लोगों की भाषा में कहूँ तो ब्रेन हमारा जो होता है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारे सर में है, वो हमारे पेट में भी ब्रेन है। एग्जैक्टली वही सारी सेल्स यहाँ पर हैं जिनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं। बल्कि मैं कह रहा हूँ कि आपके जो गट का काम है वो आपके ब्रेन से ज़्यादा है। आपका ब्रेन तो परसीव कर रहा है विजुअल्स को और ऑडियोज को, फीलिंग आपकी बॉडी को झेलनी पड़ती है, समझ गए। लेकिन इसके पास अपने न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है, वो सिर्फ आपके पेट के बनाए हुए केमिकल्स को यूज करता है, जिसको आप डोपामिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स कहते हैं। याद रखिएगा, आपके ब्रेन के पास कोई पावर नहीं है कि वो अपने विटामिन्स B12 बनाए या फोलेट बनाए, वो आपका पेट बनाता है। आपका जितने भी आप ये समझिए कि जितना एनवायरनमेंट आपकी दवाइयों को और खाने को आपके सिस्टम में पहुंचाने के लिए चाहिए वो आपका गट ही तो करता है। गट इज नॉट जस्ट के वो एक पाइप है, उनकी अपनी एक पूरी दे अंडरस्टैंड एवरी फूड। अगर कोई भी खाना आपकी आंतों में चला जाए खराब, तो आंतें पहचान लेती हैं कि ये आगे जाना गलत है, और कई बार वो वहीं से रिटर्न मार देती हैं और वॉमिट करने के लिए आपको बाध्य कर देती हैं। इवन आपकी आंतों को ये भी पता होता है कि आपके खाने में कितना फैट गया है। इमीडिएटली आंतें माइंड को बताती हैं वेगस नर्व से कि मेरे पास इतना फैट है। फिर माइंड आपके गाल ब्लेडर को कहता है कि अब तुम पंप मारो इस बाइल का जो यहाँ पर स्टोर्ड है, और वो एक नेटवर्क के द्वारा, जिसको हम पपीला, ड्यूडेनल पपीला कहते हैं, वो उसको मारता है। अगर आपकी आंतें सिर्फ और सिर्फ मसल्स होती तो वो कभी भी ना बता पाती कि मेरे पास कितना खाना अभी बचा हुआ है। आपका माइंड बेसिकली इंफॉर्मेशन गट से लेता है और गट को वापस कहता है कि अब इसकी मूवमेंट बढ़ाओ, जिसको आप पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। अब इतने एंजाइम्स निकालो, अब इतना एसिड निकालो, अब अगर ये खाना गलत है इसे अब रोक दो यहीं कहीं। हाँ, यानी जो हम कहते हैं कि मुझे बहुत गट फीलिंग आ रही है, वो एक्चुअली वो गट यानी हमारा जो ब्रेन है जो यहाँ नहीं यहाँ है, वो काम कर रहा होता है। यस, एग्जैक्टली। जिसमें हम बहुत ही ऑथेंटिसिटी के साथ कहते हैं मेरी गट फीलिंग आ रही है, मुझे ये काम करना है। यस, वेरी ट्रू। अगर मैं आपको बताऊं ना, जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, जो फर्स्ट जनरेशन के बिजनेसमैन हैं, उनके पास कई बार लॉजिक नहीं होता कि ये बिजनेस में मैं डिसीजन क्यों ले रहा हूँ। दे इमीडिएटली फील इट कि ये होने वाला है, अब ये आदमी ये मिनिस्टर बन गया, अब ये काम होगा, एंड दे जस्ट फॉलो इट। उनकी जो गट फीलिंग है। लेकिन गट फीलिंग को जब आप सुनते हैं, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आपके गट के अंदर इवन ये भी मेमोरी है। मान लेते हैं आप अपने पेरेंट्स को बहुत रेस्पेक्ट करती हैं, प्यार करती हैं, आपके लिए वो बहुत रेस्पेक्टेबल है। और ये चीज़, ये जानकारी आपके गट को पता हो जाती है माइंड से। क्लियर है। एक दिन ऐसा गया कि आपकी बेस्ट फ्रेंड थी और अचानक उसने अपने पेरेंट्स को आपके सामने कुछ गलत शब्द बोल दिए। एकदम से आपका गट कह देगा कि इनसे पीछा छुड़ाओ। मूड नहीं, याद रखिएगा, माइंड नहीं, ये गट फीलिंग देता है कि नाउ दिस पर्सन। जब आप इवन लेडीज और बच्चों में तो ये बहुत बड़ा कॉमन है कि वो आदमी को जैसे एंटर कोई भी करता है रूम में, उनका एकदम से फीलिंग उनको बता देती है कि दिस पर्सन इज गुड और इस पर्सन इज नॉट गुड, ये इवेंट अच्छी रहेगी मेरे लिए या अच्छी नहीं रहेगी। ये फीलिंग याद रखिएगा आपका गट देता है, क्योंकि गट में जो सेंसर्स लगे होते हैं, आपको पता है अगर हमारा गट खोल दिया जाए तो उसका टोटल एरिया कितना बैठता है, जितना बास्केटबॉल का। और वहाँ पर क्या है, सिर्फ सेंसर्स लगे हुए हैं। सेंसर्स लगे हुए हैं जो खाने में अगर माइक्रो बैक्टीरिया भी है जिसको आप पहचान नहीं सकते, ठीक है ना, नंगी आंखों से देख भी नहीं सकते उसको, वो भी बैक्टीरिया अगर आपके आंतों में आ गया है तो इमीडिएटली आपकी आंतें आपके माइंड को बताते हैं कि वी हैव गोट दैट बैक्टीरिया, नाउ व्हाट टू डू। तो माइंड कहेगा फटाफट एकदम से इसको एग्रेसिव वे में बाहर फेंको, एंड यू गेट लूज मोशन। दिस इज द पावर ऑफ योर गट, नेवर नेग्लेक्ट इट। लेकिन उसके लिए आपके सारे ऑर्गन्स एकदम ठीक से काम कर रहे हो ना, तब ये फंक्शन ठीक होता है। लेकिन अगर ये ठीक से काम नहीं कर रहे तो फिर बॉडी भी ठीक नहीं रहेगी। ये गड़बड़ यही तो हो रही है।
बेसिकली जब हम स्ट्रेस में होते हैं ना, हाँ। एक तो हमने स्ट्रेस पाल रखी है, एक दो तरह की स्ट्रेस होती है। भाई मेरे सामने अब कोबरा आ जाए तो ये रियल स्ट्रेस है। हाँ। इस समय मुझे कोर्टिसोल रिलीज होना चाहिए। हाँ। मेरे अंदर फाइट एंड फ्लाइट का मोमेंट आना चाहिए। हाँ। मुझे अपनी जान बचाने के लिए, भागने के लिए मेरी बॉडी में एक्स्ट्रा पावर आनी चाहिए। लेकिन गड़बड़ ये होगी कि 24/7 हमने इस स्ट्रेस को पाल रखा है। उसकी गाड़ी, कोबरा आ गया तो। उसकी गाड़ी मेरी गाड़ी से बड़ी क्यों, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद कैसे, ठीक है ना, उसके बच्चे के मार्क्स ज़्यादा क्यों, मेरा प्रमोशन इतना लेट क्यों हुआ, ठीक है ना, बहुत सारे स्ट्रेस हैं। तो इसके कारण गड़बड़ ये होगी कि जो हमारा ब्लड है ना, जो हमारा ब्लड है, हाँ। वो बेसिकली उसका बड़ा पार्ट जो है वो हमारे गट को फीड करने के लिए है। बहुत थोड़ा पार्ट आपकी मसल्स को फीड करता है। उसका काम है गट को और आपके फ्रंटल लोब को, इन दोनों को। यहाँ पर पाचन चलता है और यहाँ पर सद्बुद्धि। हाँ। तो जब भी हमें स्ट्रेस आती है तो यहाँ से दोनों जगह से बॉडी और माइंड मिलकर ये मान लेते हैं कि खाना बाद में पचा लेंगे, अभी भागना जरूरी है हमारे लिए। तो आपके हाथों में पसीना आ जाएगा, माथे पे, पूरी बॉडी में ऐसा लगेगा कि दौड़ो। तो जब आप स्ट्रेस में है छोटी छोटी बातों पर, तो जो आपका ब्लड गट पर जाना चाहिए था वो वहाँ नहीं जा रहा है। इसलिए आपका गट बेसिकली इट इज़ डिनाइड द ब्लड, इसको ब्लड डिनाई कर दिया गया आपके द्वारा। और इस स्ट्रेस के कारण सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है, पहला गट को हो रहा है और दूसरे ये ब्लड आपके फ्रंटल लोब को कम जाता है। फ्रंटल लोब का मतलब है जो आपके जहाँ तिलक लगता है, बिंदी लगती है, इसके पीछे जो आपके ब्रेन का जो पार्ट है, वहाँ की जो सेल्स हैं वो बड़ी मुश्किल से वायर्ड होती हैं। जिस चीज़ के लिए वो प्रोग्राम हो गई वही आपकी रियलिटी हो जाती है। आपके पास हजारों जानकारी है रचना कि मुझे ये करना, ये करना, ये करना, बहुत लोगों को देखोगे, पर वो एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं, यानी कि डिले करते जा रहे हैं। और वो कहते हैं हम प्रोक्रेस्टिनेशन के शिकार हैं। नहीं, बेसिकली उनकी फ्रंटल लोब की जो सेल्स हैं वहाँ पर ब्लड ही नहीं जा रहा है, दे आर टू मच स्ट्रेस्ड। यानी जब जो दिन हमारा ओवर थिंकिंग में ज़्यादा जाता है या टेंशन वाला जाता है, इसीलिए पेट गड़बड़ हो जाता है क्या, मूड अजीब हो जाता है? बिल्कुल, पेट तो गड़बड़ होना ही है। जब भी आप स्ट्रेस में रहेंगे, अगर आपको डिप्रेसिंग थॉट आ रहे हैं, यार ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो जैसे आप डिप्रेशन में आएंगे, यानी कि डिप्रेसिंग थॉट आपको चले, बाहर से तो आप बिल्कुल खुश नजर आ रहे हो, पर पूरी दुनिया सबसे ज़्यादा झूठ बोले जाने वाला शब्द एक ही तो है, हाउ आर यू राम, आई एम फाइन। तो नोबडी इज फाइन बट एवरीबडी इज फाइन। तो अंदर से तो हम परेशान हैं। तो याद रखिएगा, जैसे ही आपका ब्रेन या आपका माइंड या आपके थॉट जो डिप्रेसिंग है, इमीडिएटली वह वैगस नर्व के द्वारा आपकी आंतों को पता चला जाता है और आपकी आंतें भी स्लो हो जाती हैं। स्लो होते ही आपको फ्लैचुलेंस, ब्लोटिंग, गैस, एसिडिटी बनना शुरू कर देते हैं। और अगर आप एग्रेसिव रहेंगे तो याद रखिएगा आपकी आंतें भी एग्रेसिव होकर आपको लूज मोशन लगा देंगी। अब प्रॉब्लम तो आपने बता दी, सोल्यूशन क्या है इसका, कैसे निजात पाएं, ओवर थिंकिंग से छुटकारा कैसे हो, टेंशन को कैसे दूर कर दें, स्ट्रेस तो रहता ही है हमेशा। हाँ देखिए, सिंपल सी बात है, यहाँ पर मैं पिछले करीब 35 सालों से लोगों को हेल्प कर रहा हूँ। और मैं हेल्प कर रहा हूँ, पहली चीज़ है जो ओवर थिंकिंग है और जो बीमारियों की जड़ है आपकी, चाहे वो बीमारी कोई भी है, यू नेम द डिजीज, आई कैन टेल यू द जहाँ से ओरिजिन है। पहली चीज़ है जो सबसे इम्पोर्टेंट हो गई है, 21st सेंचुरी ने हमें बहुत कुछ दिया है, अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है। ओवरनाइट हम करोड़पति बन जाते हैं, ओवरनाइट हम सेलिब्रिटी बन जाते हैं, लेकिन हमसे कुछ चीज़ें चुरा भी ली गई हैं। और वो है हमारा रिलीफ होना, यानी कि हम रिलीव्ड नहीं हैं, स्ट्रेस में हमेशा। तो जब भी पहली चीज़ है जो हम 21st सेंचुरी में हम झेल रहे हैं, वो है कि हमारे पास पास्ट के इश्यूज बहुत हैं। क्योंकि पहले जो हमारे रहने सहन का एक माहौल था वो खानदान में हुआ करते थे, वी यूज्ड टू लाफ, वी यूज्ड टू शेयर लॉट ऑफ थिंग्स। अब हम न्यूक्लियर हो गए हैं, अकेला रहना हमें पसंद है। पसंद तो नहीं है, मजबूरी है, ठीक है ना, क्योंकि हमें यकीन भी नहीं है कोई पता नहीं हमें क्या बात करेगा, फिर लोनलीनेस में जाएंगे। तो बेसिकली पहली चीज़ है आपको ठीक रहने के लिए कि आप अपने पास्ट को हमेशा रिपेयर करते रहें। वहाँ पर कोई भी मेमोरी बेकार की पड़ी है उन्हें आप डिसएम्पावर कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट वी डू विद द पीपल। हम बीमारी ठीक नहीं करते, हम ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं अपना बताता हूँ, मुझे बचपन से माइग्रेन था। एट द एज ऑफ 31 आई वॉज डायग्नोज्ड विद द डॉक्टर जिनको आप जानती हैं, आपके सिटी के, डॉक्टर मुकेश जैन, वर्धमान क्लिनिक। उन्होंने मुझे, जब मेरी उम्र 31 साल की थी, एंड मैं उनसे के पास गया, मैं कहा सर मेरे तो घुटनों को दर्द है। उन्होंने देखा स्वेलिंग है, उन्होंने कुछ टेस्ट कराए, उन्होंने एक ही बात कहा था, बेटा खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा ज़िंदगी में तुम्हारा तो। अच्छा। मैंने कहा सर क्या कह रहे हो, माई एज इज़ 31, आई एम मैरिड, मुझे अपना, और मेरे पास तो बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं है बहुत बड़ी चीज़। उन्होंने कहा देन समबडी टोल्ड मी इट इज़ नॉट इन योर जॉइंट्स, इट इज़ इन योर माइंड, ये आपके सब माइंड में है। मैंने कहा हाँ, मेरे पास तो बहुत सारे ट्रॉमेटिक सिचुएशंस हैं। और जैसे ही मैंने
एक टेक्निक को सीखा जिसको एनएलपी कहते हैं, तब कोई नहीं जानता था। मुझे उसके बारे में पता क्या चला। है एनएलपी, ये भी बता दीजिए। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो का मतलब है आपका ब्रेन, हाँ, न्यूरॉन्स। हाँ, लिंग्विस्टिक मीन्स लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग मीन प्रोग्राम करना, ठीक, यानी कि जो आपके एक्शंस हैं। तो जितने भी आप कुछ भी आप करते हैं, कि किसी आदमी को देखकर आपको गुस्सा आ जाता है, किसी को देखकर प्यार आ जाता है, हाँ, ठीक है ना, तो ये सब प्रोग्रामिंग ही तो हुई पड़ी है आपकी, ठीक है ना। जब आप कहते हैं ये खाना अच्छा है, आपके लिए अच्छा है, वो दूसरे के लिए खराब भी हो सकता है, बिकॉज यू आर प्रोग्राम्ड फॉर दैट। हाँ, तो जब मैंने सबसे पहली चीज जो मैंने ढूंढी, और वो ये थी कि मेरे पास अगर किसी भी आदमी के पास कोई भी एब्यूज पड़ी है, पेनफुल मेमोरी पड़ी है, ट्रॉमा पड़ा, ग्रीफ पड़ा है, ब्रेकअप पड़े हैं, एक्सीडेंट पड़े हैं, फेलियर्स पड़े हैं, फियर्स पड़े हैं, तो याद रखिएगा एक रियलिटी में ये इस समय भी आपके लिए ऑन गोइंग इशू है। इनको रिजोल्व करना जरूरी है। और ये सिर्फ बातों से नहीं होता है कि भाई पुरानी बातों को छोड़ो, ये तो शब्द हुए। हाँ, ये तो इंटरनल वर्ल्ड में जाकर मैंने उन टेक्निक को सीखा कि कैसे आप किसी की पेनफुल मेमोरी को ठीक कर सकते हैं। देन आई डेवलप्ड द टेक्निक। पहली चीज ये है। दूसरी चीज है कि हमारी 6 साल की उम्र तक अपनी सेल्फ इमेज ही छोटी कर दी जाती है। तुमसे ये नहीं होगा, तुमसे तो ये क्वेश्चन भी नहीं हुआ, तुमने पानी गिरा दिया, तुमसे साइकिल चलानी नहीं आती, यू आर इरेस्पॉन्सिबल, तुमने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, अब तुम पहले वाले नहीं रहे। तो रोजाना हमें जो ब्रांडिंग करी जाती है, उससे हमारी जो सेल्फ इमेज है, हमारी एक ऑथेंटिक सेल्फ इमेज है, वह खो जाती है। और फिर हम सिर्फ मैनिपुलेटिव सेल्फ इमेज को जीते हैं कि मुझे इनसे इनाम मिल जाए, मुझे यहाँ से प्यार मिल जाए, यहाँ से मुझे मार्क्स मिल जाए, यहाँ से मुझे जॉब मिल जाए, यहाँ से मुझे प्रमोशन मिल, यहाँ से मुझे ये पैसा मिल जाए। तो हम सिर्फ और सिर्फ मैनिपुलेटिव सेल्फ इमेज को जीते हैं। ये दूसरी चीज़ है। और तीसरा है, जब हमारा फ्यूचर, हमारा माइंड डार्क या अनसर्टेन देखने लगता है, तो कभी भी हमें जीने के केमिकल नहीं निकालता। अगर आप 3 चीज़ों को ठीक कर लें तो आप किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। बस अगली बात यह है कि पेट में आप एब्यूजिव खाना ना डालें। और वो क्या होगा? वो एब्यूजिव खाना, अगर आप 21वीं सेंचुरी में कह रहे हैं, तो जितना भी जंक आप खा रहे हैं उसमें कोई फाइबर नहीं है, फुल ऑफ शुगर है वो। दूसरी बात, आप 3-4 चीजें करके देख लीजिएगा, विद इन 15 डेज यू विल सी द मैजिक। ठीक है ना। मैं गांव का रहने वाला हूँ। आई टोल्ड यू द नेम ऑफ द विलेज ऑल्सो। एंड मैं इतना दूध पिया करता था। आई मीन 2001 या 1999 में जब मुझे पता चला कि इमीडिएटली आप मिल्क छोड़ दीजिएगा, तो आई लेफ्ट मिल्क। मैंने उसके बाद दूध नहीं पिया। अब मुझे करीब 27 साल हो गए। नहीं, ये सबको छोड़ना है कि आपकी बॉडी के लिए ये नहीं। अब देखिएगा, अब सबको छोड़कर मैं तो ये कहूँगा कि कई बार लोग इस बारे में मुझे बहुत सारी लाखों गालियां मिल चुकी हैं, लेकिन मैं दूध के ऊपर बोल सकता हूँ के लिए जरूरी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाय द वे, दूध का कैल्शियम आपको कैल्शियम दे या ना दे, लेकिन आपकी हड्डियों का कैल्शियम 1 घंटे के बाद कम हो जाता है दूध पीने के बाद। जी, मैं इसके टेक्निकल बता सकता हूँ, यहीं कहीं समझा सकता हूँ, आप ही मान जाएंगे। ये तो बात ठीक है। बता ये है कि जब भी आप दूध पीते हैं, वैसे 4-5 चीजें हैं टोटल, याद रखिएगा कि क्या क्या छोड़नी है। हाँ। गट और माइंड को ठीक करने के लिए। नहीं तो माइंड डीजनरेट हो रहे यंग एज में ही। सबको नींद किसी को नहीं आ रही है, मूड स्विंग हो रहा है। याद रखिएगा, ये बिहेवियर नहीं है, ये आपका ब्रेन डीजनरेट हो रहा है। किताबों को पढ़िएगा। हाँ, पहले दूध की बात कर लेता हूँ। अब हमारी बॉडी को जीवित रहने के लिए जो पीएच वैल्यू चाहिए, लिटमस टेस्ट होता था ना जो 6ठी 7वीं 8वीं में, हमारा जो पीएच वैल्यू होना चाहिए वो रचना 7.4 होना चाहिए। अगर ये इससे ऊपर जाता है तो भी ये नुकसानदायक है, और अगर ये 1 भी घट जाए, अगर ये 6 तक आ जाए तो आप खतरे में आ जाते हैं, और 5 पर तो कई बार डेथ हो जाती है। यानी कि हमारा एसिडिक मीडियम नहीं होना चाहिए। जैसे ही आप दूध पीते हैं, आपकी बॉडी का इमीडिएटली जो मीडियम है वो एसिडिक होता है, और उस एसिडिक मीडियम को एकदम से बॉडी को पूरा करना होता है कि वो एल्कलाइन यानी कि 7.4 पर पहुंच जाए। तो अब वो क्या करे? उसके पास एक ही एंटासिड होता है नेचुरल, और वो है आपके ब्लड में पड़ा हुआ बायोकार्बोनेट, यानी कि कैल्शियम का एक कार्बोनेट, और वो इमीडिएटली उसे यूज कर लेता है अपना पीएच वैल्यू बचाने के लिए। अब सवाल उठता है कि अब आपके ब्लड में बायोकार्बोनेट नहीं है, वो कहां से लेगा? वो आपकी हड्डियों से और दांतों से लेता है। नंबर 1। नंबर 2, जो चीज आपको नहीं बताई गई सिर्फ दूध को बेचने के लिए, वो ये है कि जब भी आपको दूध का कैल्शियम चाहिए भी, वो तभी मिलेगा जब आपके गट के अंदर विटामिन K2 है। कभी भी पढ़ लीजिएगा, ये डॉक्टर्स की किताबों में। अब गूगल कर लीजिएगा। आप कहेंगे सर गूगल पे तो सब सच नहीं है, तो जो ऑथेंटिक है आपके पास, फाइंड द बुक ऑन K2, और वो एक ही बात कहेंगे कि K2 इज मेड बाय योर गट। जो आपके गट के बैक्टीरिया है वो विटामिन K2 बनाएंगे। विटामिन K2 आपकी
कैल्शियम को हड्डियों में पहुंचाएगा, वरना ये कैल्शियम आपके आर्टरीज में जाएगा। इसीलिए जितने लोगों को हार्ट अटैक पड़ता है, अपने डॉक्टर से पूछिएगा सबसे पहले कौन सी दवाई लिखी जाती है, और वो कहते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। यानी कि जहां से कैल्शियम आ रहा था उन चैनल को ब्लॉक करो, क्योंकि आर्टरीज में हमारा कैल्शियम भरा पड़ा है, और हम जितना कर्ज कर रहे हैं कोलेस्ट्रॉल को, उतना नहीं है। ओह माय गॉड यानी दूध को छोड़ना होगा। दूध से बनने वाली चाय और कॉफी भी छोड़नी है? मैं कह रहा हूँ मिल्क प्रोडक्ट इज नॉट मेंट फॉर यू। एक बात बताओ, एक बच्चे का जन्म, जो भैंस है उसके बच्चे का जन्म पर कितना वेट होता है? 60 पाउंड। हमारे बच्चों का कितना होता है? 6 पाउंड। उसकी एज टोटल कितनी है? 8 से 12 साल मैक्सिमम। हमारी है 80 साल। उसका बच्चा या उसकी बच्ची कितने दिन में माँ या बाप बन रहे हैं? 2.5 साल में। हम 22 साल में। हमारे लिए वो हार्मोन्स कैसे ठीक हो सकते हैं? ये तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। नहीं सुना तो वो दूसरी बात है, लेकिन किताब में देता हूँ। हाँ। किताब का नाम है अनलिमिटेड पावर, टॉपिक का नाम है एनर्जी, उसका सब टॉपिक है मिल्क। जब मैंने उसे पढ़ा, उससे पहले मैं खूब दूध पिया करता था और मुझे साइनोसाइटिस बहुत ज़बरदस्त थी, ठीक है ना, बहुत ज़बरदस्त साइनोसाइटिस थी। उसके बाद नहीं हुई आज तक। पहली बात, वहाँ पर एक डॉक्टर ने लिखा है, उनका डॉक्टर का नाम भी है, मैंने बुक भी बता दी, हाँ। चैप्टर भी बता दिया, सब चैप्टर भी बता दिया। उन्होंने 25,000 लोगों को 5 से 8 गिलास रोजाना दूध पिलाया 3 साल तक अमेरिका में। वो रिपोर्ट नेशनल साइंस एकेडमी ने बाहर नहीं दी थी, लेकिन वो बाद में बाहर आ गई। उन 3 सालों के बाद उन लोगों को सिर्फ 2 चीज़ों की सिग्निफिकेंस थी। नंबर 1, उन सब लोगों को एलर्जीज थी, क्योंकि आपके दूध का जो कैसीन है वो आपकी बॉडी में 80% अनडाइजेस्टेड घूमता रहता है। और दूसरी बात ये थी कि उनके पास कैल्शियम की कमी थी। इट इज़ वन ऑफ द रीजंस के बहुत सारे एथलीट पूरे वर्ल्ड में दूध को छोड़ रहे हैं, बिकॉज उनकी हड्डियां कमजोर हो रही हैं। और जो हम बचपन से सुनते हैं, दूध पी वो लो बेटा, मजबूत रहोगे, सुनने यही तो बात है कि आप सुनी हुई बातों पर यकीन कर रहे हैं। तो बड़ी परेशानी बढ़ जाएगी, चाय लवर्स की बड़ी परेशानी बढ़ जाएगी अगर दूध नहीं। आप चाय कई और डिफरेंट तरीके से पी सकते हैं, बिना दूध की चाय नहीं। आप यू कैन टेक आलमंड मिल्क, बहुत बढ़िया स्वाद लगता है। यू कैन टेक कोकोनट मिल्क, बहुत ही स्वाद लगता है उसका चाय। लेकिन उसमें एक चीज़ मत डालिएगा, उसका नाम है वाइट शुगर। दूसरी चीज़ जो आपके गट को और आपके ब्रेन को बर्बाद करती है वो है शुगर। गट को ही नहीं, ब्रेन को भी। ये किसी भी फॉर्म में शुगर, किसी भी फॉर्म में, गुड़, शक्कर, वो भी आपको पता है कि अगर आपकी शुगर, आपकी जो डायबिटीज शुगर जो ग्लूकोज लेवल है, अगर आप 140 तक भी है ना, और खाने के बाद, तो वो नॉर्मल मानी जाती है। अब मेरा अगला सवाल है, अगर ये 240 चली जाएगी तो डॉक्टर क्या कहेंगे? यू आर डायबिटिक। हाँ। इसका मतलब है कितनी ज्यादा? सिर्फ 100 जो उसके पैरामीटर है वो ज्यादा है। 100 ज्यादा। क्लियर है? डू यू नो कि अगर ये 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है तो आपके बॉडी में टोटल कितनी शुगर है? सिर्फ 5 ग्राम एक्स्ट्रा। और आप एक बार में कितनी शुगर ले लेते हैं? आप अगर 200 ml कोई भी कोला ड्रिंक लेते हैं, चेक करिएगा, यू टेक almost 22 gram of sugar, which is refined, which immediately increase your insulin level like this. It is called insulin spike. Insulin spike basically anabolic steroid है, ये हार्मोन है, ये आपको मोटा करेगा ही करेगा। ये आपके गट को आपके इवन कोर्टिसोल को बढ़ा देगा। इसकी और बहुत सारी चीजें हैं, मतलब पूरी वीडियो इसके ऊपर बन सकती है। सो बिवेयर ऑफ योर शुगर। सो एवरीवेयर यू आर ईटिंग शुगर, एवरीवेयर। तो आई लेफ्ट शुगर, और तीसरी चीज है देसी जो गुड़ शक्कर, वो भी नहीं। देखो रचना, साफ सी बात है, जितना आपकी बॉडी को चाहिए वो आपके खाने से बना लेगा। और जो तुम्हें चिंता क्यों करनी है? जो मीठे की क्रेविंग होगी वो यस वो जो क्रेविंग है मीठे की, वो आपकी नहीं है। जब भी आपके गट के अंदर बैड बैक्टीरिया और गुड बैक्टीरिया का जो कॉम्बिनेशन है वो 80-20 होना चाहिए। गुड बैक्टीरिया कितने होना चाहिए? 80%, बैड बैक्टीरिया 20%। यहाँ तक ठीक है। जब आप गलत खाना खाते हैं, जब आप कोलाज पीते हैं, जब आप ड्रिंक करते हैं, जब गुटखा चबाते हैं, जब आप व्हीट खाते हैं, गेहूं, तो याद रखेगा ये बैड बैक्टीरिया बढ़ने शुरू हो जाते हैं। इनकी परसेंटेज अगर ज्यादा बढ़ेगी तो ये आपके गुड बैक्टीरिया को हराकर आपकी बड़ी आंतों से ट्रेवल करते हुए 30 फीट ऊपर आते हैं, 3 मंजिला इमारत के बराबर, और ये आपके पेट के आसपास अपनी कॉलोनी बसाते हैं। याद रहे, इस सिचुएशन को सीबो कहा जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। ये जो सीबो है, ये जो बैक्टीरियल ग्रोथ है, बैड बैक्टीरिया, बेसिकली ये आपकी क्रेविंग क्रिएट करते हैं, और यही लेडीज के बालों को पतला करते हैं।
ये तो बड़ी और यही common आपके problem है। फूड को फर्मेंट कर देते हैं, यही एसिडिटी बनाएंगे। और नुकसान इनका ये है कि ये गुड बैक्टीरिया को इन्होंने कम कर दिया है, जो आपके लिए अमृत बना रहे थे SCFA, और ये जहर निकालेंगे जिसको आप एंडोटॉक्सिन्स कहते हैं। तो आपकी क्रेविंग, आप शुगर की क्रेविंग आपकी नहीं है, वो सिर्फ आपके बैक्टीरिया की है। तो आपने जो गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया कहा, इसे बैलेंस बनाए रखने के लिए क्या करना है? आपने कहा दूध छोड़ना है, आपने कहा व्हाइट शुगर छोड़नी है, वो घुटनों वाली बात भी अधूरी रह गई है। हालांकि आपने कहा कि खड़े नहीं हो पाएंगे। 3-4 चीजें, हाँ मैं बताता हूँ, 3-4 चीजें हैं जो इनको आप छोड़कर देखिएगा। हाँ। कई बार लोग इस पर गुस्सा कर लेते हैं। नहीं जी, गुस्सा नहीं करेंगे, छोड़ेंगे, बताएं आप। देखिए, पहली बात है, जो अगर आप किसी भी बीमारी से ग्रसित हैं, मैं सब लोगों के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो बीमारियां कौन सी हो सकती मैं बताता हूं। अगर आपका मूड खराब होने लगा है, हाँ। आपको नींद नहीं आ रही, ओवर थिंकिंग चल रही है, आप किसी भी बात को घंटों तक एक ही बात पर अटके रहते हैं, आपको OCD हो रहा है, यानी कि आप बार बार हाथ धो रहे हैं तो घंटों तक धो रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, ताला चेक कर रहे हैं तो चेक ही कर रहे हैं, एक बात को सोच रहे तो एक ही बात को सोच रहे हैं, खाने पर लगे तो खाते ही जा रहे हैं, किसी अचानक आपको लग रहा है कि मुझे आपने किसी को खाते हुए देख लिया तो मुझे भी भूख लग रही है, ठीक है ना, शाम का समय हो गया, चलो समोसे खाने का टाइम हो गया। याद रखिएगा, ये सब बीमार। और उसके अलावा अगर आप डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, आपको एंग्जाइटी रहती है बिना मतलब बॉडी में, पैनिक अटैक आ रहे हैं, इससे भी ज़्यादा है कि अगर आपको एक तरह से मैं कहूँ समझाने की कोशिश करूँ कि ऑटो इम्यून डिजीज ना हो गई हो। ऑटो इम्यून का मतलब है जब आपकी इम्यूनिटी आपकी बॉडी को मारने लगती है। फॉर एग्जांपल रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, बालों की जड़ों को आपकी इम्यूनिटी मार देती है। सोराइसिस स्किन की, ठीक है ना। डायबिटीज 1 जब आपकी बीटा सेल्स को आपकी इम्यूनिटी मारती है, तो समझ लीजिएगा कि इस समय आपके लिए चेतावनी है, आप 4 चीज़ों को छोड़ दें। सिर्फ 1 महीने के लिए छोड़कर देख लें। जो प्रॉब्लम्स आपने बताई है ना सर, वो हर दूसरे इंसान को है। मैं कह रहा हूँ हर एक को है, दूसरा भी वो छोड़ना मुश्किल है, वो भी होने वाला है जल्दी। पहली चीज है आप इमीडिएटली मिल्क प्रोडक्ट छोड़ दीजिएगा, इवन दही की फॉर्म में भी, बिकॉज हार्मोन वहां पर भी वही है, वो फर्मेंट कितने हुए कुछ पता नहीं। और दूसरी बात है, अब अगर आपके घर का दूध है तभी आप समझिएगा कि वो दूध है, इससे आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। दूसरी बात है आप व्हीट छोड़िएगा। वो तो हर घर में बनता है रोटी, अब बनेगा तो देखिए सिंपल सी बात है। उस व्हीट के ऊपर मैं इतना ही कहूंगा कि आप 2 किताबें पढ़ लीजिएगा। मैं सबको कह रहा हूं, अगर आपको लाखों रुपए बचाने हैं और मिडिल क्लास फैमिली का आदमी अगर बीमार पड़ता है ना, ये अपराध है उस आदमी का ही, क्योंकि एक बार आप हॉस्पिटलाइज हुए नहीं कि आपके 50, 60, 70, 80 लाख रुपए कभी बर्बाद हो सकते हैं, ठीक है ना। और आप अगली जनरेशन को भी गिरवी रख के चले जाते हैं कई बार लोग, सिर्फ छोटी सी गलती से। और मैं गेहूं के ऊपर बोल सकता हूँ, मेरे घर में गेहूं बोया जाता है, मैं भी एक किसान हूँ, ठीक है ना। अभी अप्रैल में मैं गेहूं भी उठवाने जाऊंगा, मैं गांव का ही आदमी हूँ। तो आप गेहूं की रोटी आप नहीं खाते? नहीं, वो तो क्या खाएं? मैं रोटी ही नहीं खाता कई बार तो फिर वो जो भूख लगती है, जो बचपन से हम रोटी खा रहे हैं, फिर क्या खाएं उसके? ये एक्चुअली गेहूं बेच के आप एडिक्ट होते हैं। गेहूं के अंदर जो एक प्रोटीन है जिसको हम गिलियाडिन कहते हैं और एक ग्लूटिनिन होते हैं, ये दोनों की दोनों जो प्रोटीन है, ये आपको एडिक्ट बना देती है अपना। इसके बगैर काम नहीं चलता। आप कितने भी खा लो, मन करता है 2 रोटी तो खा ही लो। हाँ, तो दूसरी चीज़ है व्हीट, पहला है मिल्क, तीसरा है शुगर। आप इन 3 चीज़ों को छोड़ दीजिएगा, आपका गट इमीडिएटली इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। और अगर आपका मूड खराब होने लगा है, आपकी नींद खराब हो रही है, और या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आप 35 के बाद 40 के बाद आपके हाथों में ट्रिमर्स आने लगे हैं, तो समझ लीजिएगा कि योर ब्रेन इट इज डीजनरेटिंग। किताब पढ़ लीजिएगा, व्हीट बैली एंड ग्रेन ब्रेन, दोनों किताबों को मैं 20-20 बार पढ़ चुका हूँ। रिसर्च है और डॉक्टर्स की लिखी हुई है। वो दूसरी बात है कि बाकी डॉक्टर ने नहीं बताया, किताब का नाम फिर बताया। तो व्हीट बैली, उस किताब के पढ़ने के बाद आप व्हीट नहीं खाएंगे और ना ही अपने परिवार को खाने देंगे। तो फिर क्या खाएं? वो क्या खाएंगे फिर मैं बता दूंगा। आप कहेंगे सर इतना कोई कैसे खा सकता है? प्लीज बताइए ना। अगर आप फॉलो करेगा, मैं करूंगी फॉलो। आप सिर्फ 1 महीने के लिए फॉलो करिएगा। हाँ। मैं तो ये कह रहा हूं कि किसी को अगर शराब की भी क्रेविंग है ना, वो उनकी नहीं है, वो बैक्टीरियाज की है। गुटखे की क्रेविंग किसी भी आदमी के पास है ही नहीं, हम बने ही नहीं उनके लिए, ठीक है ना। आपके पास अनवांटेड वेट है, आपका PCOS बढ़ रहा है, आपके बाल पतले हो रहे हैं, आपकी स्किन ढीली पड़ चुकी है, जो बुढ़ापा तेजी से आ रहा है, आपका मूड खराब रहता है, आपको नींद नहीं आती। एक काम करके देखिएगा, मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा। नंबर 1, आपको खाने के लिए क्या चाहिए? नंबर 1 प्रोटीन,
फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, फैट, एक चीज छोड़ दी, गुड बैक्टीरिया। अब मैं आपको एक गिफ्ट देके जा रहा हूं। दोपहर को जो खाने में हमारे यहाँ चावल बच जाते हैं, हाँ जी, ठीक है ना, हाँ, कुकर में कोने में लगे रहते हैं कई हाँ, बार, हाँ, आप उन्हें लीजिए, वो ठंडे हो गए, हाँ, उन्हें लीजिए, एक गिलास बाउल में रखिए या मिट्टी के बाउल में, गिलास ही मिलता है हमारे यहाँ पर, ठीक है ना, उसमें डालिए, उसमें पानी डाल दीजिए, वो भीग जाएंगे उसमें, उन्हें रख दीजिए ढककर रूम टेम्परेचर पर। अब अगली सुबह 8 बजे 9 बजे आप यहाँ के लिए निकल रही हैं अपने ऑफिस के लिए, आप उसको फटाफट मिक्सर में डालिए, गर्र करिए, वो पेस्ट बन गया, ठीक है ना। अब आप इसमें नंबर 1 थोड़ा सा ऊपर से जीरा डाल दीजिएगा, करी पत्ता डाल दीजिएगा, उसके बाद उसमें सी सोल्ट यानी कि नमक डाल दीजिएगा या सेंधा नमक डाल दीजिएगा, मिर्च काली पाउडर डाल दीजिएगा। अब इसमें आप थोड़े से सिर्फ 22 रुपए का ब्लिंक किसी वेबसाइट से मंगा लेना स्प्राउट, अच्छा, स्प्राउट डाल दिए इसमें, इसमें थोड़े से पंपकिन सीड डालिए, आपका जीवन भर के लिए मैग्नीशियम ओके रहेगा। इसमें थोड़े से सनफ्लावर सीड डालिएगा और थोड़े से खरबूजे के बीज भी डालिएगा, तो आपका, उसके बाद आप इसमें क्या कहते हैं, प्याज, टमाटर, खीरा, बीट रूट, इनके टुकड़े करके डाल दीजिएगा, और बढ़िया करना है, इसमें 2 4 6 टुकड़े उसके डाल दीजिएगा, क्या कहते हैं, किशमिश के, मीठा भी लगेगा, ठीक है ना। और आगे की बात बताऊं, इसमें 2 चम्मच बढ़िया सा कोई भी ऑयल डाल दीजिएगा, कच्ची घानी का, जैसा तिल का तेल है, ऑलिव ऑयल नहीं, या ऑलिव ऑयल तो बेस्ट है, ठीक है ना, ये मेरा उसे मिलाइएगा, पैक करिएगा, आ जाइएगा यहाँ पर। आपको मैं एक बार बता रहा हूँ, जब भी आपको भूख लगेगी, सिर्फ 3 या 4 चम्मच खा पाओगे आप, इतना टेस्टी बनेगा। कल से आपका पेट, मूड, स्किन, बाल, प्रोडक्टिविटी एंड रिलेशनशिप, 6 चीज़ों की मैं गारंटी ले रहा हूँ विदिन 3 डेज, और आपको याद ही नहीं आएगा कि एक रोटी भी खानी थी क्या। और आपके बैड बैक्टीरिया सारे के सारे मरने शुरू हो जाएंगे, जिन्होंने आपको परेशान कर रखा है। आपको इसमें गुड बैक्टीरिया मिल गया, प्रोटीन मिल गया, कार्ब मिल गया, फैट मिल गया, और व्हाट एल्स यू वांट। और ये सुबह दोपहर शाम कभी भी पूरा, मैं एक्चुअली मैं आपको बताऊं, मैं मुंबई में रहता हूं, जुहू पर, आई लाइक दैट एरिया, तो मैं यहाँ से चला गया था 4 दिसंबर को इसी साल, एंड लौटा हूँ होली से 2 दिन पहले। ऑलमोस्ट दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी 3 महीने मैं जुहू पर रहा हूँ। आई वॉज नॉट विद माई फैमिली, माई वाइफ फैमिली वॉज इन बेंगलोर, यूजुअली मैं चला जाता था मिलने। इन 3 महीनों में, रचना, कैन यू बिलीव कि मैंने वहाँ पर कभी होटल में नहीं खाना खाया, और मेरी किचन में मैं सिर्फ अगर पानी गर्म करता था तो केटल में अपनी स्पेशल जो मेरा काढ़ा है सुबह का, वो बनाने के लिए करता था। मैंने एक भी दिन खाना नहीं खाया होटल में जाकर, और मुझे याद ही नहीं आता है, मुझे ये लगता है कि यार ये पका हुआ खाना कैसे खा लेते हैं लोग, ये उबला, जिस तरह से दाल वाल, अब फिर आदत पड़ गई यहाँ आकर। तो माई सेइंग टू इज वेरी सिंपल, एक बार टेस्ट डेवलप कर लीजिएगा, और अचानक आपको लगेगा कि बस यही मिलता रहना चाहिए, इजी टू डाइजेस्ट एंड नो एडिक्शन। बहुत ही डिफरेंट सा हालांकि आपने ये रेसिपी बताई है, बट मैं ट्राई ज़रूर करूंगी और फिर मैं देखूंगी कि कितना काम करता है। ये जो गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया आप कह रहे हैं ना, जैसे आप कह रहे हैं दूध से कैल्शियम की पूर्ति नहीं होती है, तो कैल्शियम की तो टैबलेट्स आ जाती हैं। अगर हम समझें कि हमारे पेट में गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया, इनका बैलेंस बिगड़ चुका है, तो कुछ ऐसा कोई लिक्विड फॉर्म या कोई टैबलेट या कैप्सूल भी आता है क्या, गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया बैलेंस बनाने का? इनको हम प्रोबायोटिक्स कहते हैं। अच्छा, प्रोबायोटिक्स का मतलब है बैक्टीरियाज, वो जब आप खाते हैं तो वो बैक्टीरिया ही होते हैं। हाँ। बेसिकली उनको हम प्रोबायोटिक्स कहते हैं। मेरी आई हैव लॉन्च्ड ए कंपनी जहाँ पर मैंने भी इनको लॉन्च किया हुआ है, और इनके साथ है प्रीबायोटिक। प्रोबायोटिक तो आप ले लेते हैं, कई बार आपने बैक्टीरिया को बढ़ा लिया, पर वो बैक्टीरिया अगर उनको खाना नहीं मिलेगा तो वह आपकी आंतों की लाइनिंग को खाना शुरू कर देंगे। कोलोन कैंसर यानी कि बड़ी आंत का कैंसर नंबर 2 कैंसर है वर्ल्ड का, इसलिए कि बड़े आंतों में हमारी ये 2 किलोग्राम के बराबर, वेट के बराबर ये बैक्टीरिया रहते हैं। और हमें ये नहीं पढ़ाया जाता किसी स्कूल में, बच्चों को ये नहीं पढ़ाया जाता है कि इनका जीवित रहना कितना ज़रूरी है, और वो अगर उनको खाना नहीं मिलेगा तो वो आपकी बड़ी आंत के म्यूकस को खा लेती हैं, और जब म्यूकस वहाँ नहीं रहता तो डायरेक्ट जो आपका जो कुछ भी जा रहा है वो आपके आंतों की जो मसल्स हैं उनको टच करेगा, एंड दे गेट रिएक्शन। तो आपको प्रीबायोटिक समझना होगा। प्रीबायोटिक का मतलब है वह फूड दैट फीड्स द बैक्टीरिया, वो खाना जो बैक्टीरिया खाते हैं उसे हम फाइबर कहते हैं। पर फाइबर में भी 2 तरह का है, यहाँ पर भी पूरी जानकारी नहीं है लोगों को।
फाइबर में एक फाइबर है जो आपके पेट में पच जाता है, लोग अक्सर उसे ही खाते हैं। जब वो पच गया तो आपकी आंतों में उनमें से जो कुछ न्यूट्रिएंट निकालने थे निकाल लिए, अब वो कुछ भी काम का नहीं है। लेकिन आपकी आंतों, जो बड़ी आंत है वो तो 22 फीट आगे है, हाँ। लास्ट में है वो तो 9 फीट की लंबाई की। असलियत में उस फाइबर को खाना है जो बेसिकली पेट में नहीं पचता है, जो छोटी आंत में नहीं पचता है, और वो एज इट इज आपके बड़ी आंतों में जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अमरूद के बीज आपने खा लिए चबाकर, अनार के बीज खा लिए आपने, ठीक है ना। एक बहुत बढ़िया प्रीबायोटिक है हमारा कच्चा आलू, एक प्रीबायोटिक है हमारा कच्चा बनाना, ये बहुत अच्छी प्रीबायोटिक्स हैं। एक प्रीबायोटिक है जो भूल चुके हैं हम, लेकिन अगर आप अपने फादर के से पूछेंगे हाँ। तो कहेंगे हाँ ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, वैसे आपको भी याद आ जाएगा। वो था कीकर का गोंद, अकेसिया पाउडर कहते हैं। इट इज बहुत प्रचलन में है वो आजकल, क्योंकि लोगों के पेट खराब हो गए तो अकेसिया पाउडर लोगों ने लेना शुरू कर दिया। बहुत सारे प्रीबायोटिक मिलते हैं, आपको कम से कम 15 से 20 ग्राम प्रीबायोटिक डेली चाहिए, और वो आपके बहुत सारा फाइबर खाएंगे तब आएगा। तो इसलिए फाइबर की कमी पड़ गई। हम पता है आलू और कच्चा केला तो खाया ही नहीं जाएगा ना। हाँ, नहीं खाया जाएगा तो आप अकेसिया पाउडर ले सकते हैं, वरना यू विल सफर, आप जरूर इससे पीड़ित हो जाएंगे। हमारे फादर के टाइम में, यानी कि 1950s में, जो हम एक एवरेज का आदमी का एवरेज था एक फाइबर को खाने का, वो 100 ग्राम था। अब ये 15 ग्राम है, यानी कि यू आर फाइबर स्टार्व्ड पीपल। और जब भी फाइबर आपके पास नहीं होगा तो आपके जो गुड बैक्टीरिया हैं, जो सारा कुछ चला रहे थे आपके गट में, वो एकदम से पैरालाइज्ड होना शुरू हो जाएंगे। इतना ही नहीं, वो आपकी लाइनिंग को खाना शुरू कर देंगे। आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा जीवित रहने के लिए या बीमारियों से लड़ने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? एंटी इन्फ्लेमेटरी केमिकल की, क्योंकि इन्फ्लेमेशन ही सब बीमारियों की जड़ है, और उसका नाम है SCFA, शॉर्ट चेन फैटी एसिड, एंड दैट इज मेड बाय गुड बैक्टीरिया ओनली। और ये पता कैसे चलेगा कि बैड बैक्टीरिया बढ़ गया है? कोई टेस्ट? जब भी आपको लगे कि आपका फ्लैचुलेंस बढ़ने लगी, आपको कॉन्स्टिपेशन रहने लगा, आपका पेट फूलने लगा, आपको गैस बनने लगी, आपकी एसिडिटी होने लगी है, आपकी नींद खराब हो गई है, एक बड़ा लक्षण। जब भी आपको लग रहा है कि रात को अगर मुझे नींद टूट जाती है तो देर से आती है, समझ लीजिए बैड बैक्टीरिया हो चुका है। जब भी आपके बाल पतले होने लगे, समझ लीजिएगा कि आपका गट खराब है। या और आप तेल कहाँ लगाएंगे? सर पर, लेकिन बीमारी कहाँ है? आपके गट में। जब भी आपका मूड स्विंग होने लगे, यानी कि अचानक मूड खराब होने लगे, जब भी आपका फोकस खराब होने लगे, स्पेशली लेडीज में, जब पार्ट्स, प्राइवेट पार्ट्स में इचिंग होने लगे, समझ लीजिएगा कि गट खराब होना शुरू हो चुका है या हो गया है। जब भी आपकी स्किन खराब हो रही, समझ लीजिएगा कि बड़ी आंत खराब हो रही है, क्योंकि बड़ी आंत का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आपकी स्किन है। ऐसा लग रहा है सारी प्रॉब्लम्स मेरे वाली हैं। अच्छा, तो आपने ये भी ठीक करने का तरीका बता दिया। आजकल हम देख रहे हैं ना, बहुत कॉमन बीमारी है, चाहे मेल हैं फीमेल्स हैं, कि फैट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, फैटी हो गए हैं, शेप में नहीं आ पा रहे हैं, जिम जाएं तो कैसे जाएं, जिम में भी जाते हैं तो बड़ा आलस रहता है। फिट होने के लिए क्या करें? सिंपल सी बात, पहले तो ये समझ लें कि मोटापा बीमारी नहीं है, ये लक्षण मात्र है, बीमारी कुछ और है, अंदर कोई गड़बड़ है। आपको ये समझना होगा कि गड़बड़ ये हो रही है हमारे देश में। वो एक लक्षण को पकड़ लेते हैं और एकदम से पूछते हैं, राम सर इसकी दवाई कौन सी होगी? फिर मैं पूछता हूँ कौन सा मोटापा है? क्या हार्मोन की वजह से? अगर आपको कोर्टिसोल ज़्यादा बन रहा है तो आप खीरा भी खाएंगे, वो फैट में ही कन्वर्ट होकर जेल के रूप में यहाँ रखा रहेगा। अच्छा, तो इसका मतलब है कि आपको कोर्टिसोल की वजह से फैट है? नहीं, ये तो नहीं पता। फिर मैं पूछता हूँ क्या जेनेटिक प्रॉब्लम है? हाँ। तीसरा मैं पूछता हूँ क्या मेटाबॉलिज्म आपका गड़बड़ कर रहा है? मैं चौथा पूछता हूँ कि आपको आपको आपकी कैलोरीज की प्रॉब्लम है? और पांचवी चीज तो किसी को भी नहीं पता, जब ये पाया गया कि जो आपका मोटापा है वो बैक्टीरियल डिजीज है, कि ये बैक्टीरिया से उत्पन्न हुई है, और इसको ढूंढने वाले भी एक इंडियन डॉक्टर्स थे जो वैज्ञानिक थे, जो यहाँ से चले गए छोड़कर अमेरिका में। वो अमेरिकन ओबेसिटी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे हैं, उनका नाम है निखिल धुरंधर, ढूंढ लेना। लेकिन हम गड़बड़ क्या कर रहे हैं? अगर रचना में एक छोटी सी इस इंटरव्यू को एक तरफ थोड़ी देर के लिए रखकर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, रहेगा इंटरव्यू का ही पार्ट। 1950 में हम सब लोगों का स्ट्रक्चर वही था जो उन लोगों का था जो हमारे पूर्वज हंटर गैदरर थे। 1950 तक हमारी लाइफ में मोटापा नहीं था, ठीक है ना। ये धीरे धीरे आना शुरू हुआ 1980 में खूब दिखाई देने लगा।
80 में इसके ट्रीटमेंट शुरू हो गए और अब ये 90-95 में आते हुए पैंडेमिक बन चुका था। एक बार बताओ, जो बीमारी 1950 से पहले नहीं थी और 80 के बाद ये आपको पैंडेमिक की तरह दिखाई दे रही और अभी तक आपने इसके ऊपर रिसर्च कुछ नहीं करी, आप इसे ठीक कैसे कर रहे हो अभी? तो कोई कह रहा है ईट लेस वॉक मोर, वो भी करके देख लिया। कोई कहता है ये जेनेटिक बीमारी है। 2008 या 9 में जीनोम पूरा हो चुका है, यानी कि हमारे जीन की स्टडी पूरी हो चुकी है। उसमें पाया गया है कि हमारे अंदर पतला रखने वाली जीन और मोटे रखने वाली जीन के बीच में सिर्फ 8 किलो का फर्क है, लेकिन आपको लोग तो 38 किलो वाले भी मोटे मिल जाएंगे। इसका मतलब जेनेटिक। डोंट कर्स योर पेरेंट्स नाउ, ठीक है ना। फिर उनसे कहा कि कैलोरी जो ज्यादा खा रहे हैं, अरे मेरे गांव में ऐसे ऐसे लोग हैं वो मुझसे 3 गुना कैलोरी खा जाते हैं और मेरे से पतले हैं। हाँ बिल्कुल, इसका मतलब ये भी नहीं है, मोटे नहीं है, ठीक है ना। फिर कहा गया कि मेटाबॉलिज्म, जो पतले लोग हैं उनका जो है स्ट्रांग होता है मेटाबॉलिज्म। हाँ। आपको पता है मोटे आदमी का स्ट्रांग होता है मेटाबॉलिक सिस्टम। क्यों? बिकॉज दे हैव, वो उसको बड़ी बॉडी को रन करना होता है। जब ये पाया गया कि जब हमारे बैड बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं तो ये एक स्पेशल विष हमारी बॉडी में भेजते हैं, इसे हम एलपीएस कहते हैं। कभी गूगल करिएगा, एलपीएस, लाइपोपॉलीसेकेराइड, इसे एंडोटॉक्सिन्स कहा जाता है। जब ये एंडोटॉक्सिन्स आपकी फैट सेल को अटैक करते हैं तो आपकी फैट सेल इन्फ्लेम्ड हो जाती है और उस इन्फ्लेमेशन को रोकने के लिए आपकी इम्यूनिटी, वाइट ब्लड सेल्स वहां पर जाती हैं, अटैक करती हैं और आपकी फैट सेल्स इम्यूनिटी की सेल के द्वारा भरी पड़ी हैं। ये आज तक आपको किसी ने नहीं बताया। मेरी गलती ये है कि मैंने इन सारी बुक्स को पढ़ा और किताब का नाम भी बता रहा हूं, पहला ही चैप्टर पढ़ लीजिएगा। किताब का नाम है 10% ह्यूमन, आपको चैट जीपीटी से मिल जाएगा, जिसमें इवन उस इंडियन डॉक्टर का भी नाम है जिन्होंने इस रिसर्च को किया है कि भैया ये तो मोटापा इज नॉट ए कैलोरी डिजीज, ये किसी के लिए हो सकती है पर ये सबके लिए नहीं। तो पहले तो आप ये बताइए कि जो शेप आप लेना ठीक करना चाहते हैं किस बीमारी से, अगर मैं आपको तो पता कैसे चलेगा हमारा मोटापा कौन सा है? अब मैं आपको ठीक करने का तरीका बता सकता हूँ। हाँ। नंबर 1, आप दिन में एक बार शव आसन जरूर करें, क्वालिटी रिकवरी टाइम, या आप योग निद्रा करें। जब तक आप योग निद्रा नहीं करेंगे आपकी एड्रिनल ग्लैंड जो है बिना मतलब कोर्टिसोल निकालेगी, वो शांत नहीं होगी। हमारे जीवन में क्वालिटी रिकवरी टाइम खत्म हो गया है, जिसे अल्ट्रेडियन साइकिल कहा जाता है। अब से 50 साल पहले वो हमारी लाइफ में था कि हम खेत में जाते थे, काम कर लेते, सो जाते 10 मिनट, फिर आ जाते थे। हाँ। आज आपको यहाँ पर आने के बाद ये फुर्सत नहीं, अभी प्रेजेंटेशन देनी है, चलो कॉफी मशीन लग रही है, पियो। हाँ। ठीक है ना, यू हैव टू बी अलर्ट। तो यू आर ओवर राइडिंग योर क्वालिटी रिकवरी टाइम। पहला काम आप करना होगा कि क्वालिटी रिकवरी टाइम, आप, मेरा ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब मैं दिन में 2 बार क्वालिटी रिकवरी टाइम नहीं करता हूं। यानी कि रात को तो मैं 40 मिनट का चुपचाप बैठकर वो करता हूं, अपान प्राण क्रिया, यानी कि अपने आप को शांत करता हूं। दिन में एक बार फिर शांत करता हूं, क्योंकि मैं दिन भर मुझे ऐसे मैसेज मिलते हैं या ऐसे लोगों की काउंसलिंग करना पड़ती है जो अपने आप में डिस्टर्ब्ड वर्ल्ड है, ठीक है ना, एक तरह से वो, और उनकी मेरे पर बड़ी अपेक्षा रहती है। पहला काम ये करेंगे। दूसरा काम ये करेंगे कि आप गट को हील करिए। गट को जैसे ही आप हील करेंगे आप ऑटोमेटिकली ही पतले नहीं, नेचुरल वेट पर आ जाएंगे, जिसको हम होम्योस्टेटिस कहते हैं। तीसरा आपको काम इतना करना है कि माइंड में जितने भी तनाव पड़े हैं उनको लेट गो करना शुरू करें। अरे आपकी गाड़ी ठुक गई, अब एक ही बात है कि भाई जिसने ठोकी उसके साथ मारपीट करो, एक आदमी थाने में जाएगा, एक अस्पताल में जाएगा। या फिर इसको समझ लो कि भाई यही होना था, अब फटाफट इसके ऊपर हंसकर आगे बढ़ो। यानी कि यू हैव टू बी डिफरेंटली, आई मीन प्रोग्राम्ड पर्सन। अगर आप ये नहीं काम, आपकी जितनी बीमारी है वो 2 ही तो जगह से है, या तो यहाँ से या यहाँ से। सर ये पास्ट का लेट गो वाला तो कोई कर ही नहीं पाता ना, मैं तो बहुत कर लेता हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि भैया उसके लिए क्या करें? कुछ भी नहीं, मैं तो अभी, और आजकल तो यूथ में बहुत ज्यादा है, मेरा ब्रेकअप हो गया, मेरा रिलेशनशिप टूट गया। हाँ। या जो भी पास्ट की चीजें हैं वो माइंड में रहती हैं। मैं तो कई बार इसी बात पे बताता हूँ। एक लड़का मेरे पास आया, उसने कहा सर वो बंदी छोड़कर चली गई। अरे मैंने कहा गले लग, तो बड़ा लकी आदमी है यार, कहाँ हो मिलता है इतना बढ़िया, कहाँ लक है किसी का। वो ऐसे का देखने लगा, फिर वो भी हंसने लगा। मेरा कहने का मतलब है कि लेट गो तो करना पड़ेगा जीवन में। याद रखिएगा, मैं एक वर्कशॉप कराता था अभी, तो मैं वर्कशॉप में 3 लोगों को खड़ा करता हूँ, तीनों हट्टे कट्टे से होते हैं। तो हमारे यहाँ पर एक हाइपोथैलेमस होती है जो हर चीज को परसीव करती है, हर खतरे को। 2 एमिगडाला होते हैं, वो उनको बताते हैं कि जी हम खतरे में हैं, और ये पूरी बॉडी को खराब कर देते हैं। तो मैं वहां पर एक गेम खिलाता हूँ। गेम ये होता है कि भाई ये
आदमी जो बीच वाला ये हाइपोथैलेमस है, हाँ। और ये 2 एमिगडाला है। हाँ। इन्हें ऐसा प्रोग्राम करते हैं कि अब मैं पब्लिक में जाता हूँ, मैं कहा मैडम क्या प्रॉब्लम बता रहे थे, कि जी पति बड़ा खराब निकला। मैंने कहा इसी हम कोई भी एक इन्फॉर्मेशन देंगे और ये तीनों हंसेंगे और आप भी सब हंसेंगे, और थोड़ी देर बाद आप यकीन नहीं करेंगे विद इन 5 मिनट्स उस हॉल में हर बात पर हंसी छूट रही होगी कि मेरे पिताजी ने सारा पैसा भाई को दे दिया, सारा हॉल हंस रहा, हाँ, जिसने कहा था वो भी हंस रहा है। ठीक है ना। अब समझिए कि जो भी बीमारी है, सर मेरा ब्रेकअप हो गया, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना। तो आप ये भी तो कर सकते हैं कि जिस चीज पर आप रो रहे हैं, हाँ। उसे आप इनर लाफ भी तो कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, करके देख लीजिएगा। इनर लाफ प्रोड्यूसेस एंडोर्फिन्स। एंडोर्फिन्स जो है मोरफिन का 10 गुना ज्यादा एनाल्जेसिक होता है आपकी बॉडी में, और वो सिर्फ तब निकलता है जब आप लाफ ऑफ करना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना। और ऐसे कैरेक्टर बहुत मिलते हैं अपने घर कभी पूछिएगा अपने दादाजी से, बाबा जी से, नाना जी से, उनकी लाइफ में कैरेक्टर होता था जो कहता था भाई साहब पता है कल पुलिस वालों ने बड़ा मारा, बताना नहीं किसी को, बहुत मारा, और हंसता रहता था। अगले पूरे गांव में बता देगा वो, कहेगा एक ही बात, बताना नहीं, और हंसता रहेगा। तो कई बार अपनी मिजरीज को यू कैन लाफ ऑफ। जीवन में अपनी मिजरीज के ऊपर हंसना और मिजरीज को हंसी में उड़ाना सीखिएगा, वरना ये इतना बर्डन बन जाएगा कि आपका माइंड भी खराब, गट भी खराब, और आप बीमारियों के लिए पूरी तरह से ब्रीडिंग ग्राउंड बन चुके हैं। थोड़ा सा मुश्किल है, बट ट्राई ज़रूर करेंगे आपकी बात सुनने के बाद में, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये जो पास्ट में अटके रहने वाली चीज़ें हैं ना, ये बहुत लोगों के साथ में है, बस उसी से नहीं निकल पाते। मेरा एक कोलीग था, उसे एंजाइटी अटैक आया, छुट्टी पे रहा कुछ दिन, फिर वो वापस आया। उसने कहा कि मेरा पेट खराब रहता है मैम, तो मुझे एंजाइटी अटैक आया। तो मुझे लगा पेट और एंजाइटी का क्या कनेक्शन हो सकता है। तो वो पहला मेरा ऐसा एक्सपीरियंस था कि माइंड से कुछ पेट कनेक्टेड हो सकता है। क्या वाकई में जो एंजाइटी अटैक आते हैं वो पेट की वजह से हैं? मैम आपको मैं बता रहा हूँ, एक चीज़ समझ लीजिएगा, जब भी आपका पेट खराब है तो आपके ब्रेन को चलाने के लिए जो शांत रखने वाले केमिकल है वो नहीं पहुंच रहे ब्रेन के पास। तो ब्रेन इज इन पैनिक कि मुझे मेरे केमिकल्स दो। उसे हर टाइम डोपामिन चाहिए, सीरोटोनिन चाहिए। ये मेरा अगला सवाल था, ये जो खुशी वाले हार्मोन्स के नाम है ना, मुझे बस डोपामिन पता है, ये भी पूछना है। इसको डोज केमिकल कहा जाता है। यही मेलाटोनिन बनाने में हेल्प करेगा। हाँ। जब उसके पास केमिकल नहीं है तो वो ये तो डिप्राइव्ड है ना। हाँ। ये तो पैनिक में आ चुका है। नंबर 1। नंबर 2, एक इससे भी आगे बता रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि जो बैड बैक्टीरिया अपना एंड प्रोडक्ट आपकी बॉडी में भेजते हैं, वो ब्लड ब्रेन बैरियर को तोड़कर आपके ब्रेन को इन्फ्लेम्ड कर देते हैं। जितने भी ADHD और ऑटिज्म के बच्चे मिलते हैं, उनमें यह खास बात पाई गई कि उनका पेट खराब मिलेगा, और जो बैड बैक्टीरिया है वो यहाँ पर जाकर अटैक कर चुका है। यानी कि वो विष, बैड बैक्टीरिया नहीं, हाँ। बैड बैक्टीरिया का एंड प्रोडक्ट, जो उनका तत्व निकलता है, जो उनका एलिमेंट, जो भी उनके अंदर से केमिकल निकलता है, उससे लड़ने के लिए हमारी इम्यूनिटी बेसिकली वहाँ पर अटैक कर रही होती है उसको मारने के लिए, और उसमें हमारा ब्रेन खराब होता है। एग्जैक्टली द सेम थिंग हैपन विद योर रेस्ट ऑफ द बॉडी। सिर्फ इतना ही नहीं, पैनिक अटैक माइंड में ही नहीं, आपकी बॉडी भी पैनिक में है। पूरी बॉडी में जो दर्द हो रहा है, घुटनों में जो दर्द हो रहा है, याद रखिएगा ये सब वही LPS यानी कि एंडोटॉक्सिन्स हैं। आपका गट तो सेंटर है ना हर चीज का, ये सोचता भी है और ये पचाकर भी देता है। तो इसीलिए तो कहा जाता है इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट एनीथिंग, बिफोर दैट रेस्ट एंड डाइजेस्ट करना सीखे। रेस्ट, डाइजेस्ट, रेस्ट हियर, नॉट बॉडी, रेस्ट हियर, देन यू कैन डाइजेस्ट एंड देन यू कैन मैनिफेस्ट। वाह। आपने घुटनों का जिक्र किया, मुझे याद आ गया, आपकी बात अधूरी रह गई थी। आपने कहा घुटनों में प्रॉब्लम हुई, डॉक्टर ने कहा आप खड़े नहीं हो पाएंगे 31st की एज में। yes. तो वो क्या था जब आपने जाना कि घुटनों में प्रॉब्लम नहीं है? ये पता है ये क्या, जब भी मैं सभी लोगों को बताता हूँ, हाँ। जब भी ऑटो इम्यून डिजीज आती है, जब वो आपके बालों को मारती है तो पैचेस में निकलते हैं, स्किन को मार देती है तो सोराइसिस हो जाती है, हाँ। घुटनों को मारती है तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस कहते हैं। ये बहुत सारी बीमारी चल रही है ना, इसे हम ऑटो इम्यून कहते हैं। ऑटो इम्यून का मतलब है कि हमारी इम्यूनिटी, हमारी प्रतिरोधात्मक शक्ति, जिसको हम व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, वो हमारी ही बॉडी को मारने लगती है, जबकि उसका काम है बचाना। पता है इम्यूनिटी क्यों मारती है? जब भी आप यहाँ पर तनाव में होंगे या आप गलत खाना खाएंगे, तो गलत खाना भी तनाव है पेट के लिए, और विचार भी तनाव है। ठीक है ना। इस हेड के लिए खाना क्या है? विचार, और इस हेड के लिए, इस पेट के लिए, गट के लिए खाना। तो कहीं से भी आपको तनाव आएगा तो आपकी इम्यूनिटी, प्रतिरोधात्मक शक्ति, यानी कि हमारे अंदर के अरबों खरबों सिपाही 3 तरह से रिएक्ट कर सकते हैं। नंबर 1,
वो सप्रेस कर सकते हैं। अगर वो सप्रेस करते हैं तो हमें कोई भी बैक्टीरिया अटैक कर सकता है, और लंबे समय तक अगर हमारी इम्यूनिटी सप्रेस रहती है, इसी का नाम कैंसर है। क्योंकि हर रोज हमारे पास 10,000 से ज़्यादा हमारा डीएनए गलतियां करता है और वो कैंसर सेल बनाता है, अगले दिन हमारी इम्यूनिटी उसको मार देती है, अगले दिन ही साथ के साथ मार के बाहर करती रहती है। ये एक नेचुरल फिनोमिना है, जैसे सफाई कर्मचारी काम करते हैं। दूसरा काम हमारी इम्यूनिटी ये कर सकती है, अगर वो सप्रेस नहीं होगी तो वो ओवर रिएक्ट कर सकती है, इसे हम एलर्जी कहते हैं। और तीसरा है बड़ा खतरनाक तो दोनों ही है, एलर्जी भी जानलेवा हो जाती है। तीसरा यह है कि वो कंफ्यूज होकर इतना ज़्यादा इस कंफ्यूजन में फंस जाती है इम्यूनिटी कि वो उसे यही नहीं पता होगा कि मैं किसको अटैक कर रही हूँ, और वो जैसे अंधेरे में हम गोली चला दें और अपनों को ही लग जाए, तो एग्जैक्टली वही करते हैं, वो अपनी होस्ट सेल को ही मारने लगती है, जहाँ पर वो है वहीं उसी को मारने लगती है। अगर उसने बालों की जड़ों की मार दिया तो एलोपीसिया कहते हैं। अब आपको कोई इसका स्टेरॉइड खिलाते रहेंगे, उससे इम्यूनिटी को आप मार देंगे किसी दिन। जब रूमेटॉइड अर्थराइटिस है तो आपकी इम्यूनिटी आपकी जोड़ों को मार रही है। सिंपल रूल ये है लेमन लैंग्वेज में, इससे आगे मैं जाऊंगा तो वो मेडिकल हो जाएगा। तो पहले आपने अपने ऊपर काम किया इन सब चीजों को लेके, तब आप आज बता पा रहे हैं। एग्जैक्टली, मैंने कभी मैं आज भी ट्रेनर कहाँ कहता हूँ। हाँ। आज मेरे पास हजारों लोगों के बैचेस चलते हैं। आज भी मेरा बैच शुरू हो रहा है एनएलपी का, इस वर्कशॉप के बाद मैं रात को पढ़ाऊंगा। लेकिन मैं कभी भी अपने आप को ट्रेनर नहीं कहता हूँ, मैं तो अपने आप को एक तरह से मैं कहता हूँ कि आई एम जस्ट आई क्रिएट द चेंज, और कुछ नहीं। मैं ट्रेनर नहीं हूँ, मैं तो एक तरह से चेंज मेकर हूँ। तो सबसे पहले मैंने एनएलपी को सीखा तो मैंने अपने पास के ट्रॉमाज को खत्म किया, जो मेरे उस टाउन में पड़े होते जिसका मैं रहने वाला हूँ। मैंने आपको बताया था, वहाँ के ट्रॉमा बचपन के हटाए। मेरा माइग्रेन, मेरी एसिडिटी, मेरा ये पैर आप यकीन नहीं करेंगे विद इन फ्यू वीक्स खत्म हो चुका था। तो आपने किया क्या इसके लिए? कुछ नहीं, पेनफुल मेमोरीज को हटाना होता है आपको, जो ट्रॉमाज पड़े, वो एनएलपी की टेक्निक्स हैं। अच्छा। वो यहाँ पर कराएंगे तो वो इट विल टेक अनदर 1 hour 2 hours, ठीक है ना। मैं अभी यहाँ से आने से पहले मैं 140 अपने ट्रेनर से बात कर रहा था जूम पर, और मैंने उनको पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड से मुझे लीड आती हैं। लीड का मतलब है इंक्वायरी आते हैं, सर मेरी काउंसलिंग करा दो। कुछ पैसे देते हैं, कुछ नहीं भी देते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं लोगों की हेल्प करूंगा। तो मेरे पास अभी कुछ ट्रेनर से मैंने बात करी जिन्होंने मेरे से ट्रेनिंग ली हुई है कि विल यू हेल्प द नेशन। उन्होंने कहा यस सर। आज मैंने उनको 10 करके लीड दी, करीब 1400 140 लोगों को, तो करीब 10 लीड दी। तो अभी मैं उनके रेफर में वो सुन रहा था, बात कर रहा था। एक आदमी ने कहा कि सर मैंने उनसे कहा कि जब तुम्हारे ये कंधों का दर्द हुआ, पूरी बॉडी में दर्द हो रहा था, तो गो इनटू दैट टाइम, जो मैं उनको सिखाता हूँ। उन्होंने कहा हाँ 10 साल पहले शुरू हुआ था। क्या हुआ था उस टाइम? उन्होंने कहा उस समय मैं एक बहुत बड़े कर्ज में फंसा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि मैं फंस गया हूँ, बोझ मेरे सर पे है, ऐसा लग रहा था। और उन्होंने, मेरे ट्रेनर ने बताया कि सर आपकी बताई हुई टेक्निक हमने कही कि उस मोमेंट में जाओ और उस मेमोरी को ऐसे 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 करके ठीक करो। तो उस लेडी ने कहा कि सर पहली बार मैंने किसी काउंसलिंग करी एक हाउस वाइफ होकर, और मुझे तो डर सा लग रहा था। आज मैं 3रा दिन हो गया है, आज भी उसका मैसेज आया है उस पर्सन का, उसने कहा है कि आई एम ओके, माई पेन इज़ ओवर। याद रखिएगा, अधिकांश पेन, अधिकांश बोझ, अधिकांश दर्द आपके पास जो है वो सारी इमोशन के ही तो हैं। ओह माय गॉड, यानी सर दर्द, नेक पेन, बैक पेन, ये सब कुछ कनेक्टेड है मोस्टली। याद रखिएगा सारा, जितने भी, अगर आप कई बार आप कहेंगे कि मेरा सर भन्ना रहा है, सर नहीं भन्ना रहा, सर में जो मेमोरीज हैं, पेनफुल मेमोरीज हटाइए, दिमाग को हल्का कीजिए तो सारे दर्द पूरी बॉडी को हल्का कर देगी आप। दिस इज व्हाट वी डू एवरी डे, दिस इज व्हाट वी डू एवरी डे। हम पब्लिक में लाके एंजाइटी हटाते हैं, पब्लिक में। आजकल डिप्रेशन बहुत आम हो गया है, पहले के ज़मानों में सुना नहीं जाता था। जैसे उस पर तो कई मीम्स और कई फ़नी वीडियोस भी बनते हैं ना, कि मम्मी को कह रहे मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ, कि अच्छा नहा धोकर जाना। तो पहले के लोग डिप्रेशन नहीं जानते थे, आजकल डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स, एंजाइटी अटैक्स, ये सब बढ़ क्यों गया है इतना? देखिए सिंपल सी बात है ना, तो हमने अपनी, जैसे हमारे जीवन में ना एक पिछले 50 सालों में एक टक से ऐसा बदलाव आया जो पहले नहीं था। चीज़ें जब भी लाइफ में बदलनी चाहिए वो धीरे धीरे बदलनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर 40 की टेम्परेचर में बैठा हूँ और एकदम से -4 में मुझे डालोगे तो मेरी बॉडी रिएक्ट करेगी ना। एग्जैक्टली दैट सेम रिएक्शन इज देयर। आप ये समझिए कि हमें 21st सेंचुरी में एकदम से इतनी चीज़ों के सामने हमें एक्सपोज कर दिया गया जिसके लिए हम तैयार नहीं थे। हम एक खानदान में रहने वाले लोग थे, ठीक है ना। कभी बुआ जी, कभी चाची, कभी ताई, कभी कज़न, इनके बीच में खेला करते थे। टीचर थप्पड़ भी मार देता था, पिताजी भी 2 थप्पड़ लगा देते थे, बुआ जी समझा ले देती, ठीक है ना। अम्मा भी कई बार थपथपा देती थी, प्यार में भी और कभी गुस्से में भी, सब कुछ निकल जाता था ना। लेकिन आज करके देखो,
बिकॉज आपकी वो अपब्रिंगिंग ही खत्म हो गई, नंबर 1। नंबर 2, आपका खाना कंप्लीटली बदल गया। पिछले 50 सालों में आपके साथ 2 चीज़ें बड़ी गड़बड़ हुई है। नंबर 1, आपकी बॉडी को जितनी एक्सरसाइज करनी थी वो चुरा ली गई है, और दूसरा, आपको खाना ज़्यादा दे दिया गया है। हर जगह खाना अवेलेबल है। 7 किलोमीटर घर से, और मैं अपने टाउन में जाता था उसी स्कूल में पढ़ने जहाँ से जिसकी मैं बात कर रहा था। इस बीच में कोई भी एक दुकान नहीं थी, कोई जंगल भी नहीं, जंगल ही जंगल थे। कोई ऐसा नहीं था कि जहाँ पर आपको कुछ खाने को मिले। अगर खाने को मिलता था तो वो भी गन्ना तोड़कर खा सकते हैं किसी का, वो भी 12 महीने नहीं रहता, वो भी 3 महीने रहता था। माई सेइंग टू इज वेरी सिंपल, हमने भूखा रहना छोड़ दिया है। हमें यही नहीं पता हमें भूख कब लगती है। तीसरी बात, जो हमने बैक्टीरिया का नुकसान किया है 1950 से लेकर और अब तक, अगर सबसे बड़ा बदलाव आया तो किताबें पढ़िएगा। 1950 में हमारे पेट में जो हमें अच्छे केमिकल बनाने वाले जो बैक्टीरिया थे, उनकी प्रजातियां 10,000 थी। आज वो घटकर 1600 रह गई हैं अकॉर्डिंग टू अमेरिकन स्टडीज। अगली जनरेशन के पास वो 1200 हैं, और उससे अगली जनरेशन पर सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा अगर हमने गट बैक्टीरिया के ऊपर काम नहीं किया। ये 2007 की माइक्रोबायोम रिपोर्ट है। इसीलिए आजकल बच्चे इतने बीमार पड़ते हैं। याद रखिएगा, बीमारी का सबसे बड़ा कारण आपका माइंड और गट है। सर, कैंसर भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अभी इसके ऊपर, इस वर्ड के ऊपर मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकता, अलग से बता सकता हूँ। याद रखिएगा, हमारी बॉडी के अंदर जब डीएनए रेप्लिकेट करता है सेल को, या सेल रेप्लिकेट करती है, तो हमारा डीएनए रोजाना 10,000 गलतियां करता है। कितनी? 10,000 गलतियां। किताब भी पढ़ा, डॉक्टर विलियम ली की किताब है ईट टू डिफीट द डिजीज, मैं उसका रेफरेंस दे रहा हूँ आपको। ही इज़ ए वेरी गुड डॉक्टर जिसने उस पर एक काम किया। आज मैं आपको एक सीक्रेट बता रहा हूँ यहाँ से सभी के सामने, और किताब का रेफरेंस दे रहा हूँ। हाँ। तो अब मुझे कोई पीछे भी नहीं पड़ेगा बिना मतलब। जब मैं वहाँ पर एक चीज़ पढ़ी है, वो थी एंजियोजेनेसिस। उन्होंने कहा है कि हमारी बॉडी में रोजाना 10,000 से ज़्यादा माइक्रो ट्यूमर पैदा होते हैं, और वो पड़े रहते हैं। फिर इम्यूनिटी उन्हें हमें खाकर खींचकर बाहर फेंक देती है, ठीक है ना, बॉडी से, थ्रू स्वेट, थ्रू स्टूल, थ्रू यूरिन, थ्रू हमारी छींक छाक जो भी है। हमारी बॉडी के अंदर एक खास बात होती है कि हमारी बॉडी हर पल हर जगह पर ब्लड पहुंचाने के लिए ब्लड वेसल्स फॉर्म करती रहती है। इसे हम एंजियोजेनेसिस कहते हैं। एंजियो का मतलब होता है ब्लड की नसें, बॉडी की ब्लड वेसल्स। जेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन, रीफॉर्मेशन। तो हमारी बॉडी के अंदर ये खास बात है, अगर गलती से माइंड और बॉडी उस ब्लड सप्लाई को उन माइक्रो ट्यूमर को दे दे, तो वो माइक्रो ट्यूमर 1 हफ्ते में 16,000 गुना बढ़ जाता है। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, किताब का नाम है ईट टू डिफीट द डिजीजेस, डॉक्टर का नाम है डॉक्टर विलियम ली। आगे सुनिएगा, आज मैं आपको एक और चीज़ बड़ी चौंकाने वाली बता रहा हूँ। जब भी आप तनाव में हैं, रिश्ते में हम तनाव में हैं, पैसे के हमने कर्ज ले रखे, कार दिखाने के लिए खरीद ली, जरूरत थी नहीं, और जब कई बार आप ये कहते हैं मैं क्या करूं, मेरा दम घुट रहा है, या आप कहते भी नहीं, फील कर रहे हैं, तो इस फीलिंग को लेकर आपका माइंड और बॉडी एक काम करती है, इट जनरेट्स लॉट ऑफ ब्लड वेसल्स इन योर बॉडी। क्योंकि आपका दम घुट रहा है तो वो क्या करेगा, जनरेट कर देगा नई ब्लड वेसल्स। आपके लिए ब्लड वेसल्स बिल्कुल अच्छी थी, लेकिन ये शांति में होती तो बढ़िया थी। अब ये इमरजेंसी में हो गई तो कुछ एक ब्लड वेसल्स आपके माइक्रो ट्यूमर तक पहुंच जाती हैं। इसीलिए स्ट्रेस क्रिएट्स द कैंसर थ्रू एंजियोजेनेसिस ऑल्सो। एक बात और बताता हूँ यहीं पर, और ऐसे में एक पार्ट और है जहां पर ब्लड वेसल्स कभी ब्लड ना पहुंचे आए तो अच्छा रहेगा, वो है आपका रेटिना। इसीलिए 50 साल की उम्र में जो बीमारियां होती है, उसका एक बीमारी का नाम है AMD, एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजनरेशन। अंधा हो जाता है आदमी उसमें। पता है उसका रीजन क्या है? आपकी बॉडी गलत डिसीजन ले लेती है कि वह ब्लड सप्लाई रेटिना को कर देती है। तो जब भी आप विजुअलाइज करें कि मैं शांत हूं और मेरी पूरी बॉडी में ब्लड वेसल्स अपना खून पहुंचा रही हैं, लेकिन इमेजिन करें एक हाथ से मानो आप स्विच ऑफ कर रही हैं कि जो ब्लड वेसल्स अगर गलती से कहीं बन रही थी, माइक्रो ट्यूमर्स में जो ब्लैक ब्लड डॉट देख सकती हो, वो बंद हो रही है, और आंखों का यानी कि रेटिना का ब्लड बंद हो रहा है। और याद रखिएगा, फिर बॉडी ऐसा क्यों कर रही है? बॉडी डज ऑल मिस्टेक्स इन स्ट्रेस ओनली। यानी स्ट्रेस दूर तो सब कुछ अच्छा रहेगा। एग्जैक्टली, इसीलिए मैंने कहा गाड़ी ठुक गई तो इसी बात पर हंसते हैं, चलो आज और क्या करें। ये कोशिश करेंगे अब से कि कुछ गलत भी हो रहा है तो उस पर हंस देना है।
जो अब तक आपसे मुझे बातों में समझ में आया, स्ट्रेस से दूर रहना है, पेट अच्छा रहना चाहिए तो आपकी बॉडी अच्छी रहेगी। शायद बचपन में पढ़ा भी था कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क वास करता है, और सब कुछ स्वस्थ है तो सब कुछ अच्छा रहेगा। जो व्यूअर्स हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जब हम जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ना, वैसे वैसे हम फैट होने लगते हैं, मतलब कहीं ना कहीं फैट इकट्ठा होने लगता है। ऐसा बहुत लोगों, हम कहते हैं ना 10 साल पहले फोटो है, अब तो पहचान में नहीं आ रही हो, बहुत ज़्यादा मोटी हो गई हो। तो फैट रहें, स्किन ग्लो करे, बाल अच्छे रहें, फीमेल्स की ये प्रॉब्लम है तो, और अंदर से बाहर से सब ऑर्गन्स अच्छे रहें, कोई ऐसा तरीका है? सिंपल सी बात है, आपको कुछ चीज़ों को आपको अपनी बॉडी के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता। न्यूटन के लॉ पढ़ा दिए जाते हैं, पाइथागोरस की प्रमेय पढ़ा दी जाती है। आज तक समझ में नहीं आया कि मेरे सारे साथी उनकी उस प्रमेय का उस थ्योरम का कुछ नहीं कर रहे हैं, ना ही हमारे न्यूटन के लॉ या काम कर रहे हैं। न्यूटन से पहले भी चिड़िया उड़ रही थी और उसके बाद भी उड़ रही है। लेकिन हमें अगर ये सब पढ़ा दिया जाता है कि हम क्या खाएं और कैसे रहें, कैसे हम अपनी मेमोरी से पीछा छुड़ा लें, कैसे एंग्जाइटी फ्री रहें, किस तरह से अपने केमिकल्स को बनाएं, तो बहुत ही है। फिर भी अगर आपने पूछा तो मैं एक ही बात कहूँगा वो ये है कि नंबर 1, आप अपने माइंड से पास्ट को निकालिए। वहाँ पर जो आपके पास ब्रेकअप पड़े हैं, आपके नुकसान पड़े हैं, आपके दुख पड़े हैं, उन्हें आपका कोई भी एक अच्छा सा ट्रेनर जो न्यूरोप्लास्टिसिटी का हो या NLP का हो, उन मेमोरीज को वो 3 दिन में निकाल सकता है। अच्छा, सिर्फ 3 दिन। ये नहीं कि अब आपको 1 साल के लिए किसी हिमालय में जाना है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, आप खूब सारा फाइबर खाना शुरू करें, खूब। यानी कि आपके पास अगर 100 ग्राम फाइबर भी आप नहीं खा रहे, तो अगर आप मेल हैं तो 50 ग्राम से पहले मत छोड़ें पीछा। महिला हैं तो 40 ग्राम जरूर खाएं। एक्स्ट्रा भी आपकी प्रीबायोटिक की डोज होनी चाहिए। मार्केट में बहुत सारे प्रीबायोटिक मिलते हैं। ठीक है, आपने कहा कि कैसे खाएं कच्चा आलू, मैं बता देता हूँ भैया। 1 चम्मच डाल दो सत्तू चने का आपने में ग्राइंडर में, मिक्सर में। 1 केला काटा, उसमें से चक्कू ऐसे निकाला, वो उसका पल्प वो डाल दिया। छोटा सा टुकड़ा उसका डाल दिया, आधा आपने आलू का। ठीक है ना, 2 उसमें खजूर डाल दी, थोड़ा पानी डाल दिया, चिया सीड और फ्लैक्स सीड भी डाल दिए, और ये शेक बन गया ना, ये आपके लिए अमृत है। और ये 50 पैसे, इसका 5 रुपए का खर्चा नहीं है आपका। लेकिन जब ये आपके पेट में जाएगा तो आपके गट बैक्टीरिया जैसे ही वो SCFA निकालेंगे। आपको एक चीज बता रहा हूँ, आपने एक सवाल तो मिस ही कर गई हो कि लड़कियों को कितना PCOS बढ़ता जा रहा है। बहुत ज्यादा। पता है इसका रीजन क्या है? हमारी बॉडी में, फीमेल बॉडी में एस्ट्रोजन नाम का एक हार्मोन होता है। इसका ज्यादा बनना भी गलत है और कम बनना भी गलत है। यानी कि ये एक नदी की तरह है, इसमें बाढ़ भी खराब है और सूखा भी खराब है। अब इसके सामने एक डैम है हमारी शरीर में, यानी कि अगर ये ज्यादा हो गया तो डैम ऊपर हो जाएगा और आपको जितना चाहिए उतना ही निकलेगा। और अगर कम रहेगा तो डैम नीचे हो जाएगा, ये पूरा होगा। आप कहेंगे कि ऐसा डैम कहाँ पर है? ये दिखाई नहीं दिया, ये डैम नहीं है। हमारी बॉडी के अंदर एक केमिकल होता है रचना जी, वो केमिकल का नाम होता है बीटा ग्लूक्यूरोनाइडेस। मैं दोबारा बोल देता हूं दर्शकों के लिए ताकि वो गूगल कर लें, चौंक जाएंगे। और ये मुझे 6ठी क्लास में क्यों नहीं पढ़ाया गया, मैं आज तक ये सोचता हूँ। क्यों पढ़ाए जा रहे हैं मुझे, बिना मतलब कि फला युद्ध में कौन जीता था, करूंगा क्या मैं उसका। बीटा, BETA, बीटा ग्लू, GULU, क्यूरो, CURO, नाइडेस, NIDASE। बीटा ग्लूकोरोनाइडेस एक केमिकल होता है। वह केमिकल तय करता है कि इस बॉडी को कितना एस्ट्रोजन चाहिए। अगर ज्यादा है तो रोक देगा, कम है तो फ्लो को बढ़ा देगा। अब सवाल उठता है कि बीटा ग्लूकोरोनाइडेस की जीन को बेसिकली कौन प्रभावित कर रहा है, क्योंकि तो जीन बनाएगी इसको। तो पता है उसे कौन कर रहा है? आपके गट के गुड बैक्टीरिया। किताब का नाम फाइबर फ्यूल्ड, पॉपुलर किताब है, एवरीबडी मस्ट रीड इट। अगर आपने किताब के पहले 3 चैप्टर पढ़ लिए, 500 रुपये 400 रुपये की किताब होगी, उसके बाद आप अपने घर को बीमारी से बचा लेंगे। और उसमें एक ही चीज लिखी है कि यू नेम द डिजीज एंड यू जस्ट डेवलप योर गट बैक्टीरिया बाय ईटिंग लॉट ऑफ फाइबर। यानी PCOS और PCOD भी गट से जुड़ा हुआ है। गट एंड माइंड स्ट्रेस, 2 ही चीज आपके बीटा ग्लूकोरोनाइडेस को डिस्टर्ब करती हैं। और फिर आप हॉर्मोन्स खाते हो बाहर के जो आपके नहीं थे, हो सके वो ह्यूमन भी ना हो, वो केमिकल्स ही हो।
आपने थोड़ी देर पहले कहा कि हम ज़रूरत से ज़्यादा खाने लगे हैं जितनी शरीर को ज़रूरत नहीं होती, तो क्या डाइटिंग अच्छी रह सकती है बॉडी के डाइटिंग लिए? अच्छी नहीं है, लेकिन आप खाली पेट रहा करें। जो सेलिब्रिटीज शाम के बाद नहीं खाते वो ठीक है, मैं तो सुबह भी नहीं खाता हूँ। लेकिन खाली पेट रहने से तो गैस, एसिडिटी ये सब प्रॉब्लम होती है। ये उनको होती है जिनके बीटा बैक्टीरिया खराब हो चुके हैं। अच्छा। हाँ, मैं कम से कम 16 घंटे की फास्टिंग रखता हूँ, कई बार 18 भी हो जाते हैं। और ये फ़ायदा क्या होता है 16 घंटे फास्टिंग? नंबर 1, जब भी आप फास्टिंग करते हैं आपकी बॉडी अपने सर्वाइवल के लिए सबसे पहले डैमेज्ड सेल को खाती है, जिसे आप सलून में जाकर निकलवाती हैं मसाज के, जी डेड सेल निकल जाएंगी। अच्छा। आपकी बॉडी खाना जानती है इनको। हाँ। नंबर 1, ठीक है। तो जितनी भी आपकी डेड सेल्स हैं उन्हें आपकी बॉडी खाकर सरवाइव करती है। दूसरा काम वो करती है कि आपके पास जो भी बैक्टीरिया वायरस पड़े हैं अब वो उनको खाएगी। तीसरा काम वो करती है कि आपके पास जितनी भी कैंसर सेल्स बची पड़ी हैं बॉडी की सेल उन्हें खा लेगी। इसे ऑटोफैगी कहते हैं। ऑटो का मतलब स्वयं, फैगी मतलब खाना। और पांचवी चीज है इसके बाद कि अभी भी कुछ नहीं खाया तो आपकी बॉडी आपके फैट को खा लेगी, जो बिना मतलब पड़ा है सालों से। यहाँ भी फैट है, यहाँ भी फैट है, इतना फैट भरा पड़ा हमारे पास। पहले इसी को लीवर को मेटाबोलाइज कर लेने दो। आप और ऊपर से खा रहे हो कि इससे ताकत आएगी। बट मम्मी तो कहती है कमजोरी आ जाएगी। मैं शाम के बाद फिर रात को खाना नहीं खाती तो मम्मी कहती है बेटा खाया करो, कमजोरी आ जाएगी। याद रखिएगा, मम्मी से कहना कि कम खाने से ज्यादा एनर्जी आती है। अच्छा, ऐसा इफ यू वांट टू बिल्ड, अगर आप बिल्डर्स को आप देखेंगे जो ट्रू बिल्डर हैं, हाँ। जिन्होंने कोई ज्यादा डाइट नहीं कर ली है इधर उधर की, जो स्टेरॉइड नहीं खाते हैं, हाँ। दे ईट लेस ऑलवेज। जब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी मैं 3 महीने, जैसा मैंने कहा कि मैं जुहू पर रहा हूँ, बाहर का कुछ नहीं खाया, और जुहू पर एक एंड इधर है, उसको खार डांडा कहा जाता है, इधर वारसोवा कहा जाता है। इन दोनों के बीच में 4 किलोमीटर का फर्क है, और 500 मीटर मेरा घर भी है, तो 4 किलोमीटर लेता हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं इधर से जाता हूँ, बीच में दौड़ भी लगाता हूँ, यहाँ तक जाता हूँ, फिर आता हूँ, दौड़ लगाता हूँ, यहाँ तक जाता हूँ, फिर अपने घर जाता हूँ, 8 किलोमीटर। और शाम को मेरा जरूर होता है, शाम को दौड़ नहीं लग पाती है, वो दूसरी बात है। तो 8 किलोमीटर मैं शाम चलता हूँ, 8 सुबह। एंड मुश्किल से मैं वहाँ एक बार खाना खाता हूँ। एक बार मैं सैलड जरूर खाता था, कच्ची सैलड मेरी करीब 1 kg होती थी, जिसे मैं करीब, उसमें थोड़े से बादाम भी होते थे, अखरोट भी होते थे उसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल भी होता है उस सैलड में। उस सैलड में थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि फाइबर भी हो, सीड्स भी होते थे। हाँ। आप यकीन नहीं करेंगे कि कई बार मैं 11 बजे उसे बनाता था, बड़ा बाउल बना दिया, थोड़ा सा आराम कर लिया, सो नींद आ गई, 2 बजे फिर आँख खुली, अभी आज 4-6 चम्मच खाई, वीडियो बनाई, कुछ किताबें पढ़ी, पता चला यार 7 बज गए हैं, चलो अब घूमने चलते हैं, अभी बचा हुआ रखा है। अच्छा। एवरीथिंग इज देयर। अब ये तो बिना मतलब की बात है, मतलब ऐसे तय नहीं है कि दिन में कितने टाइम खाना है, जब भूख लगी थोड़ा सा खा लिया। हाँ, मेरा तो यही है, लेकिन मैं 11 बजे से पहले नहीं खाता हूँ, 11 या 12 बजे सुबह। पर आप जल्दी उठते होंगे? सुबह मैं तो कई बार 5:36 पर मेरी आँख खुल जाती है इजीली। तो 6 घंटे लगभग नहीं खाना, ये कोई नुकसान नहीं है पेट नहीं, के लिए? फायदा रहता है। करके अच्छा। देख लीजिएगा, आपकी स्किन बढ़िया ग्लो करेगी, बाल अच्छे होंगे, हाँ। और बैड बैक्टीरिया मर जाएंगे। अच्छा। बिकॉज बैड बैक्टीरिया को, सुबह की चाय जो है, हाँ। जो चीनी वाली और दूध वाली है, वो सिर्फ अमृत है बैड बैक्टीरिया का। अच्छा। यानी कि बैड बैक्टीरिया को अगर आपको पनपाना है तो सुबह उसको दूध चीनी और वाली दूध चाय दोनों पीजिए। दे दो। छोड़नी पड़ेगी। हाँ, मैंने आपके कुछ वीडियोस देखे थे आपके इंटरव्यू से पहले, जिसमें आप बहुत सिंपल चीज़ें बता रहे हैं। गरम खौलता हुआ पानी है, उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दी, 1 चुटकी आपने काली मिर्च पाउडर डाल दिया। तो ऐसी कुछ आसान ट्रिक्स जो घर में हो सके और फायदा आप जल्दी से हमारे दर्शकों को एंड में प्लीज बताइए। मैं अभी एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक मिस यूनिवर्स की थी, वो है ना अपनी मिस यूनिवर्स टॉल गर्ल, क्या थे, सुष्मिता सेन। हाँ। अभी याद में, ठीक है ना। तो उनकी वीडियो देख रहा हूँ, उन्होंने कहा कि मेरी जो एड्रिनल ग्लैंड थी वो डैमेज हो चुकी थी। हाँ। डॉक्टर ने कहा था कि हर घंटे आपको स्टेरॉइड खाना पड़ेगा 8 घंटे के बाद, अदरवाइज जिंदा नहीं रहोगी। अबू धाबी से पता नहीं वो कैसे बड़ी मुश्किल से बची, और मेरी हंसी आ रही थी। पता है, जब भी आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपकी एड्रिनल ग्लैंड यानी कि ग्रंथि जो आपको कोर्टिसोल बनाती है, वो थक जाती है, और थकने के बाद वो टायर्ड हो जाती है, बर्न आउट हो जाती है, खराब हो जाती है, रिएक्टिव हो जाती है, और ये रिएक्शन मार देती है कई बार। इसे ठीक करने का पता है कि तरीका क्या है? और इवन पूरे गट को और पूरी बॉडी को अगर रिन्यू करना है
तो एक वर्ड के बारे में आपको कभी नहीं बताया गया। मेरा सिर्फ दुख ये होता है, उस वर्ड का नाम है अडाप्टोजन। आपको दवाई तो दे दी है, ये न्यूट्रिएंट है, ये बाहर से खा लो, ये बाहर से खा। हाँ। जो अभी आप कह रहे थे कि बाहर से केमिकल खा लो, हाँ। बाहर से केमिकल कभी नहीं खाना, जरूरी नहीं कि वो आपकी बॉडी लेती हो। समझ लीजिएगा, अधिकांश जो केमिकल आपने खाने शुरू कर दिए वो आपकी बॉडी रिजेक्ट करती है। अच्छा। हाँ जी, जरूरी नहीं कि वो जो आयरन बाहर से खा रहे हैं वो आपकी बॉडी को ये चाहिए। कैल्शियम, आयरन, जो भी है मल्टीविटामिन, आप इसके बारे में मैं विटामिन डी। अच्छा। कैमरे के ऑफ बोल दूंगा, नहीं तो मैं खतरे में आ जाऊंगा। एनीवे, मैं अडाप्टोजन की बात करता हूँ। किसी और डॉक्टर ने आज आपको बताया अडाप्टोजन क्या होता है, किसी वैद्य ने बताया, पता है अडाप्टोजन क्या है? उसके बाद आप बीमार नहीं पड़ सकते। अडाप्टोजन का मतलब होता है, रचना, कि हमारी बॉडी को, जिसे आयुर्वेदा में स्वास्थ्य कहा गया है, हाँ। इसे अंग्रेजी में होम्योस्टेटिस कहा गया है। वहाँ हेल्थ नहीं कहा गया। स्वास्थ्य का मीनिंग कभी हेल्थ नहीं है। स्वास्थ्य का मीनिंग मेडिकल साइंस में होम्योस्टेटिस है, जिस जो होम्योपैथी से बना। होम्योस्टेटिस का मतलब है कि आपकी बॉडी 0 लेवल पर है और वो अपने आप डिसाइड करेगी कि मुझे क्या क्या करना है। अगर आप उसे सप्रेस करेंगे तो भी वो फाइट फ्लाइट मोड में है, और उसे आप रिएक्टिव मोड में ले जाएंगे तो भी रिएक्टिव है। तो अडाप्टोजन का मतलब है कि जितना नुकसान रात भर हुआ है, वह मान लेते हैं आप -5 माले में है तो 0 पर आ जाए, और आप खजूर पर लटके हैं तो भी आप धरती पर ही आ जाएं। हाँ। तभी तो जिएंगे ना लाइफ को। ना तो आप कुएं में रहकर जी सकते, हाँ। और ना खजूर पर रहकर। तो 0 पर, ग्राउंड पे रहना ना। पता है, जो प्रोडक्ट आपकी बॉडी को, आपकी ग्लैंड्स को, आपके टिश्यूज को, आपके नर्वस सिस्टम को ग्राउंड पर रखें, ना खजूर पर और ना ही कुएं में, उन्हें हम अडाप्टोजन कहते हैं। अच्छा। जब मैं आपके साथ बैठा हूं, सुबह मैं खाली पेट अडाप्टोजन पीता हूं, अपने आप तैयार करता हूं। ठीक है ना? इस समय मेरा बैग यहाँ पर अगर खुलवा लो तो मैं अडाप्टोजन लेकर आया हूं, मुझे किसी को गिफ्ट करना था। वो क्या होता है? अडाप्टोजन में कुछ एक चीजें हैं, मैं बता रहा हूँ। हाँ। नंबर 1, हल्दी। हाँ। करक्यूमिन होता है उसमें। हल्दी को 2000% बढ़ाने के लिए करक्यूमिन की पावर को काली मिर्च। तीसरा है अदरक। चौथा है आपकी छोटी इलायची। 5वां है आपकी तुलसी, बीज या पत्ते, जो भी आपके पास अवेलेबल है। उसके बाद है सौंफ। उसके बाद है सिनामन, दालचीनी। उसके बाद है लिकोरिस रूट, मुलेठी। उसके बाद है अश्वगंधा। ये 9 चीज बताइए। हाँ। क्योंकि मैं थोड़ा सा आगे तक हूँ। हाँ। तो मैंने उसमें एक 10वीं चीज भी मिलाई, वो मैंने अपनी ही कंपनी की लॉन्च करवा रखी है अपने लिए। हाँ। ठीक है ना? वो दूसरी बात है कि उसमें भी 5-7 हजार लोग हर महीने मंगा लेते हैं। 10वीं चीज है रोईबॉस। ये रोईबॉस नाम का एक हर्ब आती है, वो अफ्रीकन से है। लेकिन अगर वो नहीं है आपके पास, ये आपके पास 7-8 चीजें हैं यार, कुछ भी नहीं करना। सुबह ही अपना डालो गरम केटल में, 1 मिनट में वो उबल के काढ़ा भात तैयार है। उसमें आप कुछ भी ना डालो, 1 आध नींबू की बूंद डाल लो, सुबह ही आपका पेट भी बढ़िया रहेगा। खाली पेट पियो इसको। अच्छा। और एक बार रात को पी लोगे तो नींद इतनी बढ़िया आएगी, सपने नहीं आएंगे बेकार का, और पेट बढ़िया रहेगा, आपका दिमाग बढ़िया रहेगा, कंसंट्रेट बहुत करोगे, किताबें पढ़ने में मन लगेगा, दोस्तों से बात करने में मन लगेगा। ये क्योंकि आपकी बॉडी नेचुरल स्टेट में आ गई ना। नेचुरल में ही तो आप जीवन में, याद रखिएगा, जब आप नेचुरल स्टेट पे आपकी बॉडी होगी तभी तो वो जीना सीखेगी। इससे पहले तो फाइट फ्लाइट मोड में, या तो खजूर पे लटका रखा आपने, या फिर कुएं में डाल। यानी इस लिक्विड से पूरा दिन आपका अच्छा रहेगा, बॉडी अच्छी रहेगी, पेट अच्छा रहेगा। और याद रखिएगा, जो आप एड्रिनल ग्लैंड जो आपने थका दी है, वो मार सकती है कभी भी, वह भी आपके शांत हो जाएगी, आपकी सभी ग्लैंड शांत हो जाएंगी। अच्छा। जिम जाना भी जरूरी है? हाँ बिल्कुल, जाइए। वॉक? मेरे लिए तो आई लव वॉकिंग, आई लव स्ट्रेचिंग, थोड़ा बहुत जॉगिंग भी करता हूँ, और जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है वो मैं बगैर जिम के ही कर लेता हूँ। अच्छा, मतलब ये सब कुछ बैलेंस बना के चलना जरूरी है, तो आपकी बॉडी अच्छी रहेगी। हाँ, और अच्छी चीजें पढ़िए, अच्छे लोगों के साथ बैठिए, खूब हंसिए, कई बार बिना मतलब भी हंसिए, ताकि आपका एंडोर्फिन रिलीज हो। यानी अपने दुख पर भी हंसना सीख लेना है। याद रखिएगा, जीवन में डोंट मेक योर मिजरीज योर पोजेशन, मिलेगा कुछ नहीं उससे। डॉक्टर राम वर्मा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत सी सीख भी मिली है, और मुझे लगता है दर्शकों के लिए बहुत ज़्यादा ये एपिसोड फ़ायदे वाला होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपने बता दी हैं, सिखा दी हैं। मैं भी कोशिश करूंगी अपनी लाइफ में इन सब चीज़ों को अमल में लाने की। बहुत बहुत थैंक यू, आपने अपना कीमती टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच।